नमस्कार सभी को, आपका हमारे YouTube चैनल अनुज क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 12th CBSE इंग्लिश को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। लिटरेचर का पार्ट आपको इस वीडियो के अलावा कहीं और से तैयार नहीं करना है। अगर आपने जितना मैं बता रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को लिख दिया आंसर में, तो पूरे नंबर हैं लिटरेचर में। देखिए, क्वेश्चन इस बार बड़ी घूमे फिरे आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ही कोई आए। इस पोइट का उस पोइट से बातचीत चल रही है, इस चैप्टर के किसी कैरेक्टर को उस चैप्टर को एक लेटर लिखना है, डायरी एंट्री लिखनी है। अरे दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन हैं, कोई दिमाग घुमाने वाले नहीं है। बच्चों को टफ लगते हैं। टफ क्यों लगते हैं? क्योंकि हम कहानी से भटक जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस करवाए हैं सब कीवर्ड्स के साथ में हैं। वो की पॉइंट्स आंसर का काम करेंगे उन बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए जो समझ में नहीं आते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो हर बार नया ही आएगा। कोई नहीं बता सकता टीचर क्वेश्चन क्या आएगा, लेकिन आंसर बता सकता है। मैं आपको वही तैयार करवाऊंगा। एक वीडियो में पूरी इंग्लिश आपकी रिवाइज हो जाएगी। चैप्टर समझ में नहीं भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जितने पॉइंट्स बताए हैं वो तैयार कर लीजिए, आंसर राइटिंग में मजा आ जाएगा। बिना समय जाए किए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है द लास्ट लेसन। बताइए क्या आयरनी है, जो कि लिखा हुआ है अल्फांजे दौरेट के द्वारा। ये जितने की पॉइंट्स कीवर्ड्स मैं लिखवा रहा हूँ आपको अपनी कॉपी में लिखकर अच्छे से तैयार करने हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन इस लाइन्स को लिखने से आपको CBSE नंबर देगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द लास्ट लेसन, कैसे लास्ट लेसन के अंदर दर्शाया गया है कि भाई भाषा का क्या प्रभाव होता है। लिंग्विस्टिक मीन्स रिलेटेड विद लैंग्वेज। और कल्चरल सप्रेशन, कल्चर यानी समुदाय, और कैसे किसी समुदाय को सप्रेस किया जाता है। सबसे पहले हमने चैप्टर में देखा था प्रूशियन रूलर्स इम्पोज जर्मन। इम्पोज की गई थी जर्मन, लादी गई थी उनके ऊपर, बैनिंग फ्रेंच इन एल्सेस एंड लोरीन। इन दोनों शहरों में फ्रेंच को बैन कर दिया गया था। MML ने कहा कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, अर्जिंग इट्स प्रिजर्वेशन। इसको बचाने का लोगों से अर्ज किया। लॉस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का लॉस हो जाना सिंबलाइज करता है अपनी आइडेंटिटी, अपने कल्चर का सब्जुगेशन, यानी कि कल्चर का खात्मा। अगर कोई व्यक्ति अपनी लैंग्वेज को भूल जाता है तो अपने कल्चर को भी भूल जाता है, उसकी आइडेंटिटी उसके पास से चली जाती है। इट हाईलाइट्स द इमोशनल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉलोनियल डोमिनेंस। इस चैप्टर के अंदर में इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव दिखाया गया है कॉलोनियल डोमिनेंस का, जब एक देश दूसरे को अपनी कॉलोनी बना लेता है। डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन इन फ्रांस एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग फ्रेंच। फ्रांस के एटीट्यूड में क्या बदलाव आया फ्रेंच को लेकर जब उसे पता चला कि उसका आखिरी लेसन है। इनिशियली, शुरुआती टाइम पर फ्रांस इज इंडिफरेंट एंड रिलक्टेंट टू स्टडी फ्रेंच। काफ़ी इंडिफरेंट था, उसका मन नहीं था, रिलक्टेंट था फ्रेंच पढ़ने को लेकर। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि भाई लास्ट लेसन है, इससे वो शॉक में पड़ गया, परप्लेक्स्ड हो गया, बैफल्ड हो गया इनटू रियलाइजिंग इट्स इंपॉर्टेंस, और उसकी अहमियत समझा। जब कोई चीज़ आपके पास से चली जाती है, खो जाती है, तभी उसकी वैल्यू समझ में आती है। ही रिग्रेट्स वेस्टिंग टाइम, उसे रिग्रेट होता है, ये लाइन याद कर लीजिए, बहुत सिंपल भाषा में है। फील्स गिल्टी, लिसन्स अटेंटिवली फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार अपनी लाइफ में फ्रेंच को बहुत ही अटेंटिवली सुनता है। इट रिप्रेजेंट्स हाउ पीपल टेक देयर हेरिटेज फॉर ग्रांटेड अंटिल इट इज थ्रेटन्ड। कैसे लोग अपने हेरिटेज को ग्रांटेड लेते हैं जब तक उस पर कोई खतरा ना हो। तो इस लाइन को अच्छे से याद कीजिए, आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। हाउ डज मिस्टर MML's कैरेक्टर सर्व एज अ सिंबल ऑफ डेडिकेशन एंड पेट्रियटिज्म। कैसे डेडिकेशन और देशभक्ति मिस्टर MML के कैरेक्टर के द्वारा दिखाई गई। सबसे पहले देखिए, 40 साल की सर्विस उन्होंने की डिवोशन के साथ में और डिसिप्लिन के साथ में। इससे उनका डेडिकेशन दिखाई देता है। और आखिरी दिन भी ही ड्रेसेस फॉर्मली टू ऑनर द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेसन। लेसन की अहमियत दर्शाने के लिए वो एक अच्छी फॉर्मल ड्रेस पहनकर पढ़ा रहे थे। हिज इमोशंस, चोकिंग वॉइस एंड बोर्ड राइटिंग सिंबलाइजेस द डीप सॉरो। देखिए कितना परफेक्ट आंसर है। उनके इमोशंस, आवाज़ उनकी दब गई थी, और जो बोर्ड पे उन्होंने लिखा, इससे उनका दुख व्यक्त होता है। इट रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फॉरेन ऑपरेशन थ्रू एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन को बेस माना रेजिस्टेंस करने के लिए फॉरेन ऑपरेशन के खिलाफ। What role does the village community play in reinforcing theme of loss and regret? कैसे लॉस एंड रिग्रेट की थीम को विलेज कम्युनिटी के द्वारा दिखाया गया। सबसे पहली चीज तो एल्डरली विलेजेस अटेंड द क्लास एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड साइलेंट प्रोटेस्ट। देयर प्रेजेंस रिफ्लेक्ट्स रिग्रेट फॉर निगलेक्टिंग दियर लैंग्वेज एंड कल्चर। कि कैसे उन्होंने अपनी भाषा और अपने समुदाय को निगलेक्ट किया है, उनका रिग्रेट दिखाता है। इट शोज कलेक्टिव गिल्ट, सभी लोगों के होने का मतलब है कलेक्टिव गिल्ट, एक साथ सबको दुखी हो रहा है। एंड रियलाइजेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है उसकी इंपॉर्टेंस दर्शाता है। इट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ लैंग्वेज यूनाइट्स पीपल, कैसे एक भाषा लोगों को जोड़कर रखती है अगेंस्ट एक्सटर्नल कंट्रोल। तो ये भाषा, ये भी इसके थ्रू दर्शाया गया है। हाउ डज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इम्फेसिस द पावर ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, कैसे इस कहानी का जो अंत है वो लैंग्वेज और एजुकेशन की पावर को दर्शाता है। एम हेमल बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए, ओवरवेल्म भर गए इमोशन से। इज अनेबल टू स्पीक एंड राइट्स, कुछ कह नहीं पाए, कुछ लिख नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे वीवे ला फ्रांस लिखा। इट हाईलाइट्स, ये दर्शाता है कि लैंग्वेज इज इंटीग्रल, बहुत ज़रूरी पार्ट है नेशनल प्राइड एंड आइडेंटिटी का, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान और अपनी पहचान का। जो एंड में साइलेंस था, इज मोर पावरफुल देन वर्ड, शब्दों से ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि दुख और पीड़ा को दर्शा रहा था। इनकरेजेस रीडर्स टू वैल्यू देयर एजुकेशन एंड कल्चरल हेरिटेज, ये हमसे आग्रह करता है कि अपनी एजुकेशन और अपने कल्चर हेरिटेज को सम्मानित रखो, उसे उसकी वैल्यू करो। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया वसंत, यानी बचपन के वो दिन जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर, चहकते महकते होते हैं, वो कैसे ख़त्म किए जा रहे हैं चाइल्ड लेबर, गरीबी, कास्टिज्म के थ्रू। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भाई लॉस्ट स्प्रिंग का जो टाइटल है वो स्टोरी के लिए कैसे रेलेवेंट है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं। इट सिंबलाइजेज लॉस्ट चाइल्डहुड ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण बचपन का खो जाना सिंबलाइज करता है, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो यूथफुलनेस, जॉय, ग्रोथ, लॉस्ट फॉर पुअर चिल्ड्रन, ये उसका प्रतीक है जो कि गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल खो चुकी है। चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू रैग पिकिंग एंड बैंगल मेकिंग, जो गरीब बच्चे हैं वो रैग पिकिंग और बैंगल मेकिंग में लग जाते हैं मजबूरी में, उनको किसी प्रकार की एजुकेशन और बेसिक राइट्स नहीं मिलते। व्हाट आर द मेन रीजन फॉर मिजरी इन सीमापुरीज रैग पिकर्स, मिजरी का मतलब होता है दुख, खराब स्थिति, तो सीमापुरी के रैग पिकर्स का मेन रीज़न क्या था इसका। सबसे पहले ये लोग माइग्रेंट्स से, यानी कि आए हुए थे बांग्लादेश से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे थे। ना उनके पास यहाँ कोई आइडेंटिटी थी, ना कोई प्रॉपर हाउसिंग है, ना ही उनके पास एजुकेशन है। रैग पिकिंग उनके लिए अकेला सर्वाइवल का जरिया है, और वो सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं कि सिर्फ अपना सस्टेन कर पाएँ, सब्सिस्टेंस कमा पाएँ, और येट कंटेंट विथ फूड एंड शेल्टर, जितना उनके पास है उससे वो कंटेंट है, लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी उनको नहीं मिल पा रही है। डिस्क्राइब द वर्किंग कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग कंडीशन को समझाइए। ये डार्क, डिंजी, ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक, हज़ार्डियस वर्क लीड्स टू लॉस ऑफ आई साइट, जैसे कई लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उनका मनी लेंडर्स, पुलिस एंड मिडिलमैन के द्वारा। एंड जनरेशन ट्रैप्ड इन पॉवर्टी अनेबल टू एस्केप, और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गरीबी से में फंसे रहते हैं, उससे निकल नहीं पाते। देखिए कितने परफेक्टली एक छोटे से कीवर्ड्स के साथ में आपको पूरा का पूरा आंसर तैयार करवा दिया है। किताब में ये सभी पॉइंट्स अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखे हुए हैं, लेकिन आपके लिए आंसर में एक ही कर दिए हैं। हाउ डज द ऑथर हाईलाइट्स द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर इन द स्टोरी, सबसे पहले हार्श रियलिटीज ऑफ चिल्ड्रन इंगेज्ड इन लेबर, इसको दिखाया उन्होंने, कैसे सीमापुरी में भी बच्चे लगे होते हैं और फिरोजाबाद में भी। कैसे ड्रीम्स ऑफ एजुकेशन क्रश्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रगल्स, आर्थिक झंझटों के कारण से एजुकेशन का सपना सपना ही रह जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज इनइफेक्टिव हैं उस पॉवर्टी साइकिल को तोड़ने के लिए। एंड इट कॉल्स फॉर सोशल अवेयरनेस एंड इंटरवेंशन, और बहुत ज़्यादा मांग है सामाजिक अवेयरनेस की और इंटरवेंशन की। कंपेयर द लाइव्स ऑफ साहिब एंड मुकेश इन लॉस्ट स्प्रिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। साहिब एक रैग पिकर है, उसका कोई क्लियर फ्यूचर नहीं है और वो छोटे छोटे फ्रीडम को एंजॉय करता है। मुकेश एक बैंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है और वो इस जंजाल से तोड़कर एक मैकेनिक बनना चाहता है। साहिब मोर रिजाइंड है, मुकेश में उम्मीद है बदलाव के लिए। साहिब ने किसी प्रकार का रिजेंटमेंट नहीं दिखाया, लेकिन मुकेश ने दिखाया। लेकिन दोनों ही विक्टिम है पॉवर्टी के, बट विद डिफरेंट एस्पायरेशन, लेकिन दोनों के सपने अपने अलग अलग हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डीप वाटर, जिसका हिस्सा लॉन्ग आ सकता है, जो कि विलियम डगलस के द्वारा लिखा हुआ है। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस डेवलप द फियर ऑफ वाटर, कैसे पानी का डर डगलस का डेवलप हुआ। सबसे पहले एट द एज ऑफ 3 and 4 ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय द वेव्स, लहरों से नॉक डाउन हो गया था कैलिफोर्निया के बीच में अपने पिता के साथ में। और 10 साल की उम्र में एक बुली ने, एक परेशान करने वाले लड़के ने उसे डीप साइड में फेंक दिया YMCA के पूल में। ही स्ट्रगल्ड, सैंक मल्टीपल टाइम्स, 3 बार सैंक, डूबा एंड फेल्ट हेल्पलेस, मदद नहीं मिल रही थी और उसे लगा कि वो बचेगा नहीं। इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के कारण से उसके ऊपर बहुत ही डीप एंड साइकोलॉजिकल डर बैठ गया पानी का। ये लाइन याद कर लीजिए, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लेफ्ट अ डीप साइकोलॉजिकल फियर ऑफ वाटर। कैसे डगलस ने इसे ओवरकम करा, कई सारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस में आप इन आंसर को लिख सकते हैं। सबसे पहले ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर हु ट्रेंड हिम स्टेप बाय स्टेप इन स्विमिंग, ये स्टेप बाय स्टेप जरूरी है। जैसे एक मूर्तिकार एक मूर्ति को बनाता है, उसने विलियम डगलस को बनाया एक अच्छा स्विमर। क्या क्या टेक्निक यूज करी, बहुत सिंपल भाषा में लिखी हुई है टेक्निक्स, याद कीजिए। ही यूज्ड अ पुली रोप,
एक्सेलेशन एक्सरसाइज, स्विमिंग टेक्निक्स। ही प्रैक्टिस स्विमिंग अलोन इन डिफरेंट लेक्स एंड रिवर्स, और फिर खुद विलियम डगलस ने प्रैक्टिस की कई सारी लेक्स एंड रिवर्स में। ग्रेजुअली ही बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड कॉन्कर्ड, डर पे काबू पाया थ्रू परसिस्टेंस, टिके रहकर। वॉट डज द स्टोरी टीच अबाउट ओवरकमिंग पर्सनल फियर्स? ये आंसर्स कई बार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखे होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर ना ओपन होते हैं, यानी आप अपने हिसाब से भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन आप परफेक्ट आंसर एक याद करके जाइए। सबसे पहली लाइन आप, क्योंकि क्वेश्चन शुरू कैसे करें बच्चों को ये समझ में नहीं आता, कहानी तो हर कोई लिख देगा। तो देखिए ये वो लाइन्स हैं। क्या? फियर इज साइकोलॉजिकल, जो डर है वो मानसिक होता है और इसे डिटर्मिनेशन के साथ डिफीट किया जा सकता है। परफेक्ट लाइन है कई सारे क्वेश्चंस के आंसर की, परफेक्ट बता रहा हूं आपको। छोटे छोटे कदम, सिस्टमेटिक एफर्ट्स आपको अपने फोबियाज यानी डर के ऊपर काबू पाने में मदद करेंगे। आपकी विल पावर, रेजिलियंस, वो चाबी है सेल्फ इंप्रूवमेंट की। पर्सनल विक्ट्रीज ओवर फियर, अपनी जो पर्सनल छोटी छोटी जीत है वही आपको आज़ाद करवाएंगी डर से और आपको सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनाएंगी। याद कर लीजिए इनको अच्छे से, फिर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाउ डज द टाइटल डीप वाटर सिंबलाइज द डीपर मीनिंग इन द स्टोरी? इस कहानी का नाम डीप वाटर ही क्यों लिखा गया? देखिए सबसे पहले डीप वाटर, तो जो रिप्रेजेंट बोथ लिटरल डीप वाटर एंड द डीप फियर ऑफ डगलस फेस। इसमें एक तो वाकई में किसी डीप गहरे पानी की बात हुई है, लेकिन यह पानी का अर्थ मेनली डीप फियर से, गहरे डर से है, जो कि डगलस को फेस करना पड़ता है। यह कहानी दर्शाती है ह्यूमन स्ट्रगल्स, घबराहट, एंजाइटीज एंड जर्नी टू ओवरकम देम, और कैसे उस डर को ओवरकम किया जाए। इट हाईलाइट्स द डेप्थ ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू कॉन्कर इट। कैसे वाटर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए सोर्स ऑफ फियर टू अ मीडियम ऑफ विक्ट्री, कैसे जो पानी है चैप्टर में वो डर के स्रोत से एक जीत का माध्यम बना। क्या मैसेज डगलस कन्वे थ्रू हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से क्या मैसेज हमें सुनने को मिला? ये लाइन याद कीजिए, ऑल वी हैव टू फियर इज अ फियर इटसेल्फ। के क्वेश्चन आ जाए कि आपने कहानी से क्या सीखा पढ़कर, तो हमें सिर्फ डर से डरने की जरूरत है कि हम किसी चीज से ना डरें, हम इस चीज से डरें कि हमें डर क्यों है। फियर लिमिट्स ह्यूमन पोटेंशियल, जो डर होता है वो हमारे पोटेंशियल को जकड़ लेता है। फेसिंग फियर्स हेड ऑन लीड्स टू पर्सनल ग्रोथ, जब हम हेड ऑन यानी कि सामने रहकर डर का सामना करते हैं तो हमारा पर्सनल ग्रोथ होता है। कॉन्फिडेंस और परसिस्टेंस हमें कई बड़े बड़े चैलेंजेस को ओवरकम करने में मदद करते हैं। इनकरेजेस, इस चैप्टर से इनकरेजेस रीडर्स टू नेवर लेट पास्ट एक्सपीरियंस, कभी अपने जो आपके भूतकाल में जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस हैं उनको अपना भविष्य कंट्रोल करने का मौका ना दें। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंडिगो, जो कि लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले सिंपल सोबर सा क्वेश्चन, लेकिन आंसर इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन पर ध्यान ना दीजिए, आप ये देखिए कि आपको आंसर्स कैसे याद होते हैं जो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस में लिख पाएंगे। वाई डिड गांधी विजिट चंपारण? गांधी जी चंपारण क्यों गए? सबसे पहले जो गरीब किसान थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे। डायरेक्ट आंसर। दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो अंडर द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। कई बार हम क्या करते हैं, अच्छा आंसर लिखने के चक्कर में ना ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। अरे आप सिंपल सोबर आंसर लिखिए, प्रॉपर नंबर मिलते हैं। राजकुमार शुक्ला एक फार्मर था जिसने गांधी जी से रिक्वेस्ट की थी उनकी मदद के लिए, तो गांधी जी न्याय के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए चंपारण पहुंचे। सबसे पहले हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट्स? तो देखिए बहुत लोग ये चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन वो डायरेक्ट आंसर नहीं लिख पाते कि भाई मदद कैसे की, तो मैंने ये आंसर आपके लिए निकाला है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उन्होंने किया क्या, ये तो कहानी में पता हो, इन्वेस्टिगेटेड एंड गैदर्ड फैक्ट अबाउट एक्सप्लॉयटेशन। यहां से कोई आंसर नहीं लिखता लेकिन आप लिखेंगे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, सारी इंफॉर्मेशन निकाली एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में। ही डिफाइड ब्रिटिश ऑर्डर्स, कई सारे ब्रिटिश ऑर्डर्स को डिफाई किया चंपारण से बाहर जाने के लिए। उनको फोर्स किया रहा था कि आप ये छोड़ के चले जाइए शहर, लेकिन वो नहीं गए। ही ऑर्गेनाइज लॉयर्स एंड सोशल वर्कर्स टू सपोर्ट पीसेंट्स। देखिए इस तरीके से आंसर फ्रेमिंग है, पूरी कहानी पढ़ने के बाद भी बच्चे इस तरीके से नहीं लिख पाते। ही नेगोशिएटेड विद लैंडलॉर्ड्स, उन्होंने नेगोशिएट किया लैंडलॉर्ड्स के और 25% कंपनसेशन पे मान गए, क्योंकि अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं था, जीतना इंपॉर्टेंट था। पीजेंट्स गेन्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, और जो गरीब किसान बेचारे डरे हुए किसान थे उन पर भरोसा यानी कि उनके ऊपर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आया और आत्मनिर्भरता सीखी। वॉट वर द रिजल्ट ऑफ चंपारण मूवमेंट? क्या प्रभाव रहा इसका? सबसे पहले इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ये सबसे पहला अहिंसा से भरा हुआ एक रेजिस्टेंस था ब्रिटिश रूल के खिलाफ में। लैंडलॉर्ड्स गेव अप दियर अनजस्ट डिमांड्स, लैंडलॉर्ड्स ने अपनी जो अनजस्ट डिमांड थी जिसको जस्टिफाई नहीं किया सकता उसको गेव अप करा, एंड ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट गांधी जी लीडरशिप, और ब्रिटिश ने भी गांधी जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया। एंड लीड टू सेल्फ रूल, और स्वराज की बात को आगे बढ़ाया, एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑन इंडिया, इससे ही राजनीतिक अवेकनिंग भारत की हुई।
हाउ डज गांधी जीज अप्रोच डिफरेंट फ्रॉम अदर लीडर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको बुक में डायरेक्ट नहीं मिलेगा। गांधी जी का अप्रोच बाकी लीडर से कैसे लगता है? सबसे पहले उन्होंने ध्यान किस पर दिया, ये वर्ड याद कर लो चैप्टर के लिए। सेल्फ रिलायंस पर, एजुकेशन पर और पर्सनल हाइजीन पर, साफ सफाइयत पर। वो डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करते थे रेदर देन लीगल बैटल्स। उनको पता था कोर्ट कचहरी जाने से कुछ नहीं होगा। वो हमेशा कॉमन लोगों को इन्वॉल्व करते थे अपने, जो कि उनका स्ट्रगल था। एंड यूज्ड नॉन वायलेंस, और हमेशा अहिंसा की तरफ चलते थे, यानी अहिंसा के रास्ते पर चलते थे और सच्चाई को अपना हथियार मानते थे। क्या हम सीख सकते हैं इस कहानी से? सबसे पहले लीडरशिप बहुत रिक्वायर्ड है और लीडरशिप से, अच्छी लीडरशिप से करेज और एम्पैथी जगाई जा सकती है लोगों के अंदर में। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता ही आज़ादी की चाबी है। नॉन वायलेंस और ट्रुथ, सच्चाई, जस्टिस यानी न्याय लेकर आते हैं। एंड रियल डेवलपमेंट में इंक्लूड है एजुकेशन एंड हाइजीन। साफ सफाइयत और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है रियल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स। बच्चों को ये बहुत दिक्कत देता है, जो कि अशोक मित्रन की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप तैयार करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले जेमिनी स्टूडियो क्या है और क्यों फेमस है? सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म स्टूडियो इंडिया का है। ये भारत का एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिल्म स्टूडियो है, जो कि मद्रास में लोकेटेड था। नोन फॉर प्रोड्यूसिंग तमिल हिंदी फिल्म्स विद इलेबोरेट सेट, बड़े बड़े सेट के साथ में इसने कई सारी हिंदी फिल्म्स और तमिल फिल्म्स को प्रोड्यूस किया है। टॉप एक्टर्स को एम्प्लॉयड किया है, टेक्नीशियंस, मेकअप आर्टिस्ट वहाँ थे। एंड पैनकेक नाम का एक मेकअप ब्रांड का इस्तेमाल करते थे सभी एक्टर्स के लिए, इसलिए इस चैप्टर का नाम पोएट्स एंड पैनकेक्स यूज किया गया है। वॉट डज अ स्टोरी रिवील अबाउट द मेकअप डिपार्टमेंट एट द जेमिनी स्टूडियो? बहुत इंपॉर्टेंट। द मेकअप रूम वॉज हॉट एंड अनकंफर्टेबल, क्योंकि वह लाइट्स जलती रहती थी, फ्लोरेसेंट। डिफरेंट आर्टिस्ट वर असाइन टू एक्टर्स बेस्ड ऑन दियर स्किन कलर्स, स्किन कलर्स के हिसाब से और हेरारकी के हिसाब से डिफरेंट आर्टिस्ट को अलोकेट किए जाते थे एक्टर्स। चीफ मेकअप जो मैन होता था वो हमेशा सीनियर, ऑलवेज अ सीनियर पर्सन, जो कि हमेशा टॉप एक्टर्स का ही मेकअप करता था। एंड इट वॉज अ प्लेस ऑफ गॉसिप एंड डिस्कशंस अबाउट द पॉलिटिक्स एंड फिल्म्स, और पॉलिटिक्स और फिल्म्स का डिस्कशन वहाँ पर अक्सर होते रहते थे। हु वॉज द मिस्टीरियस विजिटर टू जेमिनी स्टूडियो? कौन आया था जेमिनी स्टूडियो में मिस्टीरियस विजिटर बनकर, और उसका जो विजिट है वो आयरॉनिक कैसे है? सबसे पहले तो विजिटर जो था वो था एक फेमस इंग्लिश पोएट स्टीफन स्पेंडर, जिसकी पोएम एलिमेंट्री स्कूल वाली आपके चैप्टर से हटाई गई है अभी आपके कोर्स से। हिज लेक्चर वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द ऑडियंस, और जो ऑडियंस थी जेमिनी स्टूडियो की वो नहीं समझ पा रही थी वो क्या बोल रहे हैं। आयरनी ये थी, समझिए ज़रा, जो स्टूडियो जाना जाता है नेशनलिस्टिक थीम्स के लिए, यानी देशभक्ति की कई सारी थीम्स उन्होंने बनाई, और जो स्पेंडर है वॉज एसोसिएटेड विद लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है। तो इससे बड़ी आयरनी क्या है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी होने के बावजूद भी वो एक नेशनलिस्ट थीम वाले स्टूडियो के अंदर में अपनी स्पीच देने को आया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है। और कई सालों बाद नरेटर को रियलाइज़ होता है कि जो स्पेंडर था वो एंटी फैसिस्ट राइटर था और कम्युनिज्म के खिलाफ उस दिन बोलने आया था। नेक्स्ट है, व्हाट डज द चैप्टर से अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन जेमिनी स्टूडियो? पॉलिटिक्स का क्या प्रभाव रहा जेमिनी स्टूडियो के ऊपर, इसको समझाइए। सबसे पहले, पीपल इन द स्टूडियो वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिस्ट आइडियाज। जो लोग थे स्टूडियो के वो कम्युनिस्ट आइडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। एंटी कम्युनिस्ट व्यूज वर डिस्करेज्ड, एंटी कम्युनिस्ट व्यूज को डिस्करेज किया जाता था। एंड मैनी एम्प्लॉयज डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स बट फॉलो ट्रेंड, और वहाँ के कई सारे जो लोग थे वो पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से राजनीति को नहीं समझते थे और ट्रेंड को फॉलो करते थे जैसा चल रहा होता था। और कई सारे लोग गांधीयन थे और खादीवादी थे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ्टन क्लैश्ड विद क्रिएटिव वर्क्स, और कई बार क्रिएटिव वर्क्स के साथ में क्लैश भी करती थी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। भाई थीम क्या है पोएट्स एंड पैनकेक की? ओवरऑल आंसर है, इट इज़ ए सटायरिकल लुक एट द फिल्म इंडस्ट्रीज एंड द एसेंट्रीज। एक्सेंट्रीज मतलब ये है कि जितनी भी अनकन्वेंशनल चीज़ें हैं, स्ट्रेंज चीज़ें हैं, उसकी बात हो रही है। इट शोज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन क्रिएटिव एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जो थीम है वो दर्शाती है क्रिएटिव और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे कॉन्ट्रास्ट है। एंड इट हाईलाइट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी ह्यूमर ऑफ लाइफ, और कैसे ज़िंदगी बड़ी ह्यूमरस हो सकती है और अनप्रिडिक्टेबिलिटी कि कोई आपको व्यक्ति कैसे मिल सकता है। जैसे अंत में द बुक द गॉड दैट फेल्ड किताब के अंदर में उसको स्टीफन स्पेंडर के बारे में मालूम चला, तो कैसा कनेक्शन बैठाया गया, कितनी अजीबोगरीब तरीके से वो इस कहानी में दिखाया गया है। इट एक्सप्लोर्स कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड लैक ऑफ नॉलेज शेप ओपिनियंस, कैसे ज्ञान की कमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, और गलतफहमी आपके ओपिनियन को शेप कर सकती है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो दो भागों में समझते हैं। भाई जो पहला पोर्शन है उसमें इंटरव्यू की अहमियत बताई गई है, और दूसरा इको एम्बर्टो का इंटरव्यू छपा हुआ है।
तो सबसे पहले व्हाट डज द चैप्टर इंटरव्यू से अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरव्यू इन जर्नलिज्म। इस वाले आंसर को तैयार करके आप फर्स्ट पार्ट के तो सारे आंसर्स कर लेंगे, ये गारंटी है। सबसे पहले इंटरव्यू काफ़ी एसेंशियल टूल है जर्नलिज्म के अंदर में। ये आपको इनसाइट यानी अंदर की जानकारी देता है पर्सनैलिटीज़ के बारे में और किसी इवेंट के बारे में। कुछ लोग इसको इंट्रूसिव मानते हैं, लेकिन कुछ इसको इन्फॉर्मेटिव मानते हैं। दे हेल्प इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। इससे पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में आसानी रहती है। सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू पसंद क्यों नहीं है? सेलिब्रिटीज़ को लगता है वो उनकी प्राइवेसी को इन्वेट करते हैं। दे बिलीव दैट इंटरव्यूज ऑफ्टन मिस रिप्रेजेंट दियर थॉट्स। उनके थॉट्स को मिस रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है। और कुछ को लगता है कि ये काफ़ी इरिटेटिंग और एग्जॉस्टिंग है, थकाने वाले और बहुत ही चिढ़ाने वाले हैं। वी.एस. नायपॉल, रुडयार्ड किपलिंग ये काफ़ी स्ट्रांगली अपोज करते हैं इंटरव्यूज़ को, उसको अच्छा नहीं मानते। हाउ डज अम्बर्टो इको व्यू इंटरव्यूज़। जो अम्बर्टो इको है वो कैसे इंटरव्यूज़ को देखते हैं और उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में क्या बताया जा सकता है। तो सबसे पहले ही फाइंड्स इंटरव्यूज़ यूजफुल। वो इंटरव्यूज़ को यूजफुल मानते हैं अपने आइडियाज़, विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, जिससे लार्जर ऑडियंस तक आपके विचार पहुंच पाए। ही मैनेजेस टाइम एफिशिएंटली। वो टाइम को काफ़ी अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। कॉलिंग इट इंटरसिटीज यानी यूजिंग फ्री मूवमेंट्स प्रोडक्टिवली। कैसे इन्होंने हमको एक चीज़ समझाई थी चैप्टर में कि अगर ब्रह्मांड में सभी खाली स्पेस को खत्म कर दिया जाए, भाई हमको पता है 99% एटम खाली है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बिल्कुल सेंटर में है और एटम काफ़ी बड़ा होता है, तो अगर वो खाली स्पेस खत्म कर दिया जाए तो पूरा का पूरा यूनिवर्स आपके हाथ में आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे दिनचर्या में भी काफ़ी खाली समय है और वास्तव में है। आपको 2 मिनट रूल फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में। कोई भी काम अगर आपको करना है तो ये मान के चलिए बस 2 मिनट तक करूँगा, लेकिन करूँगा उसी वक्त। जब आप ये थिंकिंग से किसी काम को करेंगे ना, तो वो 2-2 मिनट लॉन्गर स्केल पे यानी लार्जर स्केल पे आपका काफ़ी बड़ा काम कंप्लीट कर देंगे और आप थकेंगे भी नहीं। उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी टाइम की अहमियत समझाई गई है। एंड हिज राइटिंग रेंज फ्रॉम अकेडमिक टू फिक्शन। वो अकेडमिक यानी कि फिलॉसफी भी लिखते हैं, कई सारी थ्योरीज भी लिखते हैं और साथ में फिक्शन भी लिखते हैं जो वास्तविक नहीं होता है। ही बिलीव्स इन क्रिएटिंग मीनिंग रेदर देन जस्ट टेलिंग स्टोरीज। वो कहानी नहीं बताना चाहते, वो वास्तव में कोई बुनियादी मतलब समझाना चाहते हैं अपनी राइटिंग्स के थ्रू। हाउ डज द चैप्टर रिफ्लेक्ट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड इंटरव्यू। सबसे पहले कुछ मानते हैं कि इंटरव्यू टूल ऑफ डिस्कवरी है, कुछ मानते हैं इंट्रूजन है। जर्नलिस्ट कंसीडर इंटरव्यू एज एन आर्ट, बट इंटरव्यूज ऑफ्टन फाइंड देम मैनिपुलेटिव। सम इंटरव्यूज बिकम फेमस, शेप पब्लिक परसेप्शन। द डिबेट ओवर द एथिक्स ऑफ इंटरव्यूज रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। ये कभी खत्म नहीं हो सकती। सेंट्रल थीम क्या है द इंटरव्यू की? सबसे पहले इट एग्जामिन्स द नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ द इंटरव्यूज इन जर्नलिज्म। इट शोज इंटरव्यू शेप पब्लिक ओपिनियंस एंड पब्लिक इमेजेस एंड एक्सप्लोर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अलग अलग नजरियों को एक्सप्लोर करता है, जैसे जर्नलिस्ट, इंटरव्यूज एंड ऑडियंस का। इट हाईलाइट्स द फाइन लाइन बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। ये आपकी प्राइवेसी में इन्वेजन और क्यूरियोसिटी के बीच में एक महीन सी रेखा है। इंटरव्यू लेते टाइम इतना भी पर्सनल ना हो जाइए कि उसकी पर्सनल प्राइवेसी को आप इन्वेट करें, और थोड़ा बहुत जिज्ञासा वाले सवाल पूछें, बेसिक क्वेश्चंस तो ना ही पूछें। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर द रेड ट्रैप, सेल्मा लेगरलोफ के द्वारा लिखा गया। सबसे पहले क्या मेटाफर है रेड ट्रैप का, जो कि पेडलर के द्वारा दिखाया गया। तो पेडलर दुनिया को एक बहुत बड़े रेड ट्रैप के रूप में देखता है, ल्यूरिंग पीपल विद द मटेरियलिस्टिक टेम्पटेशन, जिसमें लोग इस मोह माया में फंसकर उसके टेम्पटेशंस में लगे हुए हैं। वो बेट का काम करता है। वो जो चाह रहा है वो क्या है? पैसे, खाना, कंफर्ट। इससे इंडिविजुअल ट्रैप हो जाता है अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल्स में। हिज ओन हार्डशिप्स एंड आइसोलेशन शेप द पेसिमिस्टिक वर्ल्ड वाइड। और जो रेड ट्रैप है उसकी ज़िंदगी बहुत हार्डशिप से भरी हुई है, आइसोलेटेड है, इसलिए उसका बहुत नेगेटिव व्यू है इस दुनिया को लेकर। द मेटाफर एक्सटेंड्स बियॉन्ड हिज पर्सनल एक्सपीरियंस रिफ्लेक्टिंग ह्यूमन ग्रीड एंड सफरिंग। और ये मेटाफर इसके एक्सटेंड होता है इसके पर्सनल एक्सपीरियंस से, और ये इंसान का लालच और उसकी सफरिंग दर्शाता है कि कैसे वेगाबोंड ने लालच के अंदर में उसके 30 करोड़ चुराए और कैसे उसको काफ़ी को झेलना पड़ा। हाउ डज एडलास ट्रीटमेंट ऑफ द पेडलर कॉन्ट्रास्ट विद दैट ऑफ हर फादर। कैसे एडला अपने पिता से अलग है और कैसे एडला का ट्रीटमेंट पिता के ट्रीटमेंट से अलग था पेडलर को लेकर, और उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है। देखिए, आयरन मास्टर ने जैसे पेडलर को देखा एज अ सोशल इन्फीरियर, सामाजिक रूप में खुद से कम माना और उसे बहुत ही शक की निगाह से ट्रीट किया। लेकिन एडला ने दिखाया अनकंडीशनल काइंडनेस। याद करिए वर्ड, रिकॉग्नाइजिंग हिज डिग्निटी एज अ ह्यूमन बींग। एज एन ह्यूमन बींग उसकी क्या इज्जत है उसको मेंटेन रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसकी एम्पैथी से, उसकी सहानुभूति से ही वो पेडलर में कन्वर्ट यानी कि परिवर्तन आया और उसने खुद को रिडीम कर लिया। दिस हाईलाइट्स द पावर ऑफ कंपैशन। तो ये पावर ऑफ कंपैशन है।
देखिए, दो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में कैरेक्टर ऐसे हैं जिनका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एक तो ऑन द फेस ऑफ इट में डेरी, जो कि नेगेटिव से बहुत पॉजिटिव हो गया, और एक इस चैप्टर में रेड ट्रैप, जिसने खुद को रिडीम कर लिया चोरी चकारी करने के बाद में। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इस बार में, जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई। कहानी ने कैसे एक्सप्लोर किया द थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और कैसे पैडलर की जर्नी इस थीम में रिफ्लेक्ट हुई है। पैडलर ने एक बहुत ही सिनिकल, होमलेस, वॉन्डरर, सर्वाइविंग थ्रू डिसेप्शन, इस प्रकार की ज़िंदगी वो जीता था। बहुत ही चोरी चकारी करने वाला व्यक्ति था, घर गृहस्थी नहीं थी कोई उसकी, इधर उधर घूमता रहता था। शुरुआत में वो भी किसी पे भरोसा नहीं करता था, मानता था दुनिया एक ट्रैप है। लेकिन एडला की काइंडनेस ने उसको अपने जो उसके मन में विचार हैं उस पर सवाल उठाने का इन्फोर्समेंट दिया। उसने सेल्फ वर्थ को पहचाना। ही अल्टीमेटली रिडिफाइंस हिज आइडेंटिटी बाय चूजिंग ऑनेस्टी ओवर थेफ्ट, और अंत में उसने अपनी पर्सनैलिटी बदली, ईमानदारी को अपनाकर, चोरी चकारी छोड़कर। हाउ डज द सेटिंग कंट्रीब्यूट टू द स्टोरीज मॉरल मैसेज, ये जो सेटिंग है, यानी कि जिस प्रकार का आसपास में माहौल दिखाया गया इस कहानी के अंदर में, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिटेल क्वेश्चन है, वो कैसे इस कहानी के मॉरल को दर्शाता है। देखिए, द डार्क एंड डेसोलेट रोड्स मिरर द पेडलर्स लोनलीनेस। शुरुआत में जो डार्क रोड थी, डेसोलेट अकेली सड़कें थी, वो एक्चुअली सड़क का रिप्रेजेंटेशन ना होकर पैडलर की ज़िंदगी का रिप्रेजेंटेशन है। कि जैसे सड़क खाली है, पैडलर की ज़िंदगी अकेली है, सड़क अंधेरे से भरी है, रात वाली है, तो उसी तरीके से उसकी ज़िंदगी है। जो आयरन वर्क था वो सिम्बलाइज करता था टेम्पटेशन। उसने आवाज़ सुनी ना, उसकी तरफ भागा चला गया। एज द पेडलर इज ड्रॉन बाय अ फॉल्स सिक्योरिटी, जहाँ पे उसे फॉल्स सिक्योरिटी दिखी। तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स को छोटे रूप में दिखाया गया है। और जो एडला का घर था वो कैसा लगा, रिप्रेजेंट द होप एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे बदलाव और उम्मीद जागी। और जो क्रिसमस था, इट इन्फोर्सेस द थीम ऑफ द रिडम्पशन, वो बदलाव यानी कि रिडम्पशन, खुद के कैरेक्टर को फिर से ठीक कर लेने के को दर्शाती है, एंड जेनरसिटी, दूसरे के प्रति दया। वॉट डज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ रिडम्पशन। नेचर ऑफ रिडम्पशन के बारे में कहानी के अंत में कैसे पता कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो पैडलर का गिफ्ट था, एक रेड ट्रैप और पैसे वापस कर देते, ये दर्शाता है मॉरल अवेकनिंग, उसके अंदर नैतिकता जागी। उसका जो लेटर था, उसने एडला का रोल भी एक्नॉलेज किया, कैसे एडला ने उसके जीवन को परिवर्तित किया, उसको एक्नॉलेजमेंट करने के लिए वो लेटर था। रिडम्पशन दिखाया गया एज अ पर्सनल चॉइस, कि भाई ईमानदार होना चॉइस है। इन्फ्लुएंस बाय काइंडनेस एंड ट्रस्ट, अगर किसी व्यक्ति पर भरोसा और दयालुता दिखाई जाए तो वो व्यक्ति बदलेगा और अच्छी राह पर चलेगा। द स्टोरी सजेस्ट दैट इवन द वर्स्ट मोस्ट लॉस्ट सोल्स कैन चेंज द जेन्युइन कंपैशन, खोई हुई आत्मा भी जेन्युइन कंपैशन की मदद से बदली जा सकती है। इस कहानी के माध्यम से हमने समझा। इस साल इसका 100% क्वेश्चन आएगा, इसलिए तैयार करके जाना। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है गोइंग प्लेसेस। पहले मैं चैप्टर की एक बात करना चाहता हूँ आपसे, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो कैरेक्टर है सोफ़ी, वो हमेशा हवा में कैसल बनाती है, यानी कि ख्याली पुलाव बनाती है, अपने सपनों की दुनिया में रहती है। ऐसा ही एक और कैरेक्टर है थर्ड लेवल में, चार्ली, वो भी रियलिटी पे बिलीव नहीं करता, हमेशा एक फैंटेसी में रहता है। तो इन दोनों के बीच का कॉन्वर्सेशन इस साल आ सकता है। दूसरी बात, सभी का कैरेक्टर आर्क बहुत बढ़िया था सिवाय इस लड़की को छोड़कर। इस लड़की के एंड में इसको मौका मिलता है खुद को रिडीम करने का, कि भाई अब तो यकीन कर ले डैनी कैसी नहीं है, लेकिन अंत में भी इसको यकीन नहीं होता। यानी इसने अपना कैरेक्टर आर्क पूरा नहीं करा। कैरेक्टर जो है एंड तक, शुरू में भी ऐसा ही था और बाद में भी ऐसा ही है। तो इसको अब खत मिलेगा किसकी तरफ से, एडला की मदद से, जो भी रेड ट्रैप में बात हो रही थी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कैसे एडला उसे सुधारने में मदद कर सकती है। एडला इस तरीके से दिखी जाएगी कि कल मैं तुम्हें कैनाल पे देखा था, तुम किसी का इंतजार कर रही थी, परेशान लग रही थी, तो कैसे एडला ने उसे सजेशन करा कि सोफ़ी की भी लाइफ चेंज हो जाए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन तैयार करके जाना है। मैंने जो आंसर दिए हैं इससे आपका 100% आंसर तैयार होगा। हाउ डज द सोफीज कैरेक्टर रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द एडोलसेंट एस्पिरेशन एंड फैंटेसी, कैसे जो किशोर अवस्था में लोगों की एस्पिरेशंस होती हैं, फैंटेसीज होती हैं, उसको कैसे रिफ्लेक्ट करता है सोफ़ी के कैरेक्टर के थ्रू। सोफ़ी एक ड्रीमर है हु फैंटेसाइजेज अबाउट फेम लग्जरी बियॉन्ड हर मीन्स, जितनी उसकी हैसियत में नहीं है उससे ज़्यादा लग्जरी और फेम के बारे में सोचती है। वो डैनी कैसी को आइडियलाइज करती है जो कि एक फुटबॉल स्टार है, और खुद को कन्विंस कर लेती है कि वो उससे फिक्शनली क्या है, मिली हुई है। हर ड्रीम कॉन्ट्रास्ट विद हर वर्किंग क्लास बैकग्राउंड, लेकिन जो उसके सपने हैं वो उसके रियल लाइफ बैकग्राउंड से बहुत ही ज़्यादा भिन्न हैं, कॉन्ट्रास्ट में हैं। शोइंग यूथफुल एस्केपिज्म, क्योंकि वो अपनी सोशल इकोनॉमी लाइफ से खुश नहीं है, इसलिए तो उसे एस्केप चाहिए। जैसे चार्ली को अपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ से, रियलिटी से एस्केप करने के लिए क्या चाहिए था, एक मीन्स चाहिए था, एक रास्ता चाहिए था। इससे पता चलता है गैप बिटवीन द ड्रीम्स एंड रियलिटी, जो कि अक्सर किशोर अवस्था में बहुत कॉमन होती है। सोफ़ी का रिलेशनशिप उसकी फैमिली से कैसा है, खास करके उसके ब्रदर जियोफ से। तो ये देखिए रिलेशन वाले सारे क्वेश्चन आंसर्स में खत्म हो जाएंगे। आपके पास एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है कि उसके पिता कैसे ट्रीट करते थे। पिता बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, पिता से वो हमेशा अवॉइड करना चाहती थी, पिता को कोई बात पता ना चल जाए, और पिता बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थे, जल्दी गुस्सा हो जाते थे। जियोफ का बड़ा भाई,
जियो ऑफ हर ओल्डर ब्रदर इज रिजर्व्ड, बहुत ज़्यादा रिजर्व था, फैमिली से थोड़ा दूर ही रहता था, और सोफी हमेशा उसके अप्रूवल को सीख करती रहती थी। बिल्कुल पैराग्राफ से छांट के लाइन निकाली है, इसलिए याद कर लेना अच्छे से। शी शेयर्स हर इमेजिन्ड मीटिंग्स विद डैनी कैसी टू इम्प्रेस हिम, उसको इम्प्रेस करने के लिए डैनी कैसी से अपनी मीटिंग बताती है। उसकी फैमिली, खास करके उसके पिता, ये यहाँ से देखिए पूरा आंसर चलेगा, ग्राउंडेड इन रियलिटी डिसमिसेस हर फैंटेसीज, ऐसा उनका नेचर था, क्योंकि ज़मीन से जुड़े इंसान थे। तो इससे कॉन्ट्रास्ट पता चलता है उसके सपनों का और प्रैक्टिकल हाईलाइट्स क्लास डिफरेंस का, कैसे उसका क्लास थोड़ा सा डाउन है लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। हाउ डज अ सोफीज ऑब्सेशन विद डैनी कैसी सिम्बलाइज अ डीपर डिजायर, कैसे सोफी का जो ऑब्सेशन था डैनी कैसी से, उसके भीतर का डिजायर को दर्शाता है। क्वेश्चन लिखें कैसे, समझिए। डैनी कैसी इस चैप्टर में, इस पोएम, इस पूरे के पूरे पार्ट में रिप्रेजेंट किया गया है फेम, सक्सेस एंड लाइफ बियॉन्ड हर रीच। डैनी कैसी को डैनी कैसी मत मानिए, उस कहानी में एक ऐसी चीज़ मानिए जो हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में चाहता है। भाई फेम, सक्सेस, ऐसी ज़िंदगी जो उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो, और जो उसकी इमेजिनेशन है, फिल्स द वॉइड लेफ्ट बाय हर मोनोटोनस रियलिटी, और जो बीच का जो गैप है वो उसकी इमेजिनेशन के द्वारा भरा जा रहा है कि मैं उससे मिल रही हूँ, ऐसी ज़िंदगी मुझे मिल गई है। हर अनवेवरिंग बिलीफ इन दियर फिक्शनल एनकाउंटर, क्योंकि उसने पूर्ण रूप से अपने फिक्शनल एनकाउंटर को वास्तविकता मान ली है और इमोशनली खुद के एस्केप के लिए ये सब ख्याली पुलाव बना रही है। इट सिम्बलाइजेज द कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी, यही इंसान की टेंडेंसी है, टू रोमांटिसाइज द अनअटेनेबल, हमेशा उसी को चाहता है जो उसे मिला नहीं है, जो होता है उसमें खुश नहीं रहता। वॉट रोल डज सोशल क्लास प्ले इन द सोफीज ड्रीम एंड डिसअपॉइंटमेंट, तो सोशल क्लास का यहाँ पे क्या रोल है, काफ़ी इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। सोफी बिलोंग्स टू वर्किंग क्लास फैमिली विद लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, उसका एस्पायरेशन जो है वो क्लैश करता है उसकी सोशल एक्सपेक्टेशंस, उसकी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के थ्रू। उसके फादर का स्केप्टिज्म जो है वो हार्श रियलिटी शो करता है इकोनॉमिक सिचुएशन का, क्योंकि पिता ने इतना नहीं कमाया, ना ही उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, लेकिन फिर भी उस लड़की के ख्याल बहुत बड़े कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मैं मैनेजर बन जाऊंगी, मैं बुटीक खोल लूंगी, ऐसे बड़े बड़े ख्वाब सोचती है। द स्टोरी क्रिटिक्स द इल्यूजन ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी विदाउट रियल एफर्ट, हर इंसान ऊपर की तरफ बढ़ना तो चाहता है लेकिन एफर्ट नहीं करना चाहता। हाउ डज द एंडिंग रीइंफोर्सेस द थीम ऑफ डिस इल्यूजनमेंट, तो देखिए ये एंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि एंडिंग में उसमें सुधार नहीं आया है। तो सबसे पहले देखिए कितने आसानी से आपको आंसर दे दिया गया है। सोफी ईगरली वेट्स फॉर डैनी कैसी, सोफी डैनी कैसी का वेट करती है लेकिन वो आता नहीं है, वो अंदर ही अंदर जानती है कि उसकी फैंटेसी वास्तविक नहीं थी। द मोमेंट ऑफ लोनलीनेस एंड साइलेंट एक्सेप्टेंस हाईलाइट्स हर इमोशनल स्ट्रगल, धीरे धीरे करके वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है। लोनलीनेस का जब मोमेंट आता है तो उसे रियलाइज होता है कुछ गलती तो हो गई, लेकिन इट लीव्स द रीडर विद अ पॉइगेंट मैसेज अबाउट द पेन ऑफ अनफुलफिल्ड ड्रीम, और इससे रीडर्स को एक दर्द का एहसास होता है कि कैसे जब चीज़ को आप चाहें और वो आपको नहीं मिले तो कितना बुरा लगता है। लेकिन अंत में भी उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा और आगे बढ़कर खुद ही फिर से ख्याली पुलाव बनाने लगी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा थर्ड लेवल जैक फिनी के द्वारा लिखा गया। हाउ डज द स्टोरी ब्लेंड रियलिटी विथ फैंटेसी, कैसे ये कहानी वास्तविकता और फैंटेसी को आपस में जोड़ती है। सबसे पहले समझिए, याद करिएगा मेरे साथ साथ। चार्ली 31 ईयर ओल्ड मैन बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक, इन रियलिटी only 2 levels exist, making the third level product of his imagination. The story present a post World War II, World War First Second के पहले की दुनिया, where the world people long to escape and harsh reality। ठीक है, ये जो टाइम है यानी प्रेजेंट का टाइम है, वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम है। तो उस टाइम के जो लोग थे वो उस दुनिया से खुश थोड़ी ना है, इतनी वॉर की दुनिया है, तो क्या चाहते हैं, इस रियलिटी से एक एस्केप चाहते हैं, जो कि चार्ली ने लिया। जो सैम है चार्ली का साइकियाट्रिस्ट दोस्त, कॉल्स इट अ वेकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, कि तुम आंखें खोलकर सपना देख रहे हो, इंडिकेटिंग चार्ली साइकोलॉजिकल डिजायर टू एस्केप द मॉडर्न एंजाइटीज। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड लेवल, तो ये देखिए इससे ना पूरा आपका आंसर तैयार हो जाएगा, आपको इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा था भाई वो इलाका, सबसे पहले, और आप इसको बाकी के आंसर्स में भी लिख सकते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड के जैसा नहीं था, स्मॉलर टिकट विंडोज थी, फ्यूअर ट्रेन गेट से, ओल्ड स्टाइल ब्रास पिंटन्स थे, न्यूज़पेपर द वर्ल्ड जिसकी डेट डली थी जून 11, 1894, जिससे पता चलता था कि हाँ ये हिस्टोरिकल सेटिंग्स में ये इंसिडेंट हुआ है। गैस लैम्प्स का इस्तेमाल हो रहा था, फ्लिकरिंग लाइट थी इलेक्ट्रिक लाइट्स की जगह पे, और लोगों की ड्रेस 19th सेंचुरी के फैशन जैसी थी। द लेवल रिप्रेजेंट चार्लीज डिजायर टू एस्केप इनटू सिंपलर पीसफुल पास्ट, ये जो लेवल है ये दर्शाता है चार्ली का डिजायर कैसे वो सिंपलर और पीसफुल पास्ट की तरफ जाना चाहता है। हाउ डज सैम्स लेटर एड मिस्ट्री टू द स्टोरी, सैम का लेटर कैसे इस स्टोरी में मिस्ट्री ऐड करता है। बहुत लोगों को तो लगता है कि भाई वास्तविकता में थर्ड लेवल था। तो देखिए, चार्ली फाइंड्स अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम, चार्ली को खत मिलता है अपने दोस्त का सैम नाम का, इन हिज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट डे कवर्स। देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये आखिर हुआ क्या था।
देखिए ये चार्ली है ना, चार्ली का एक दोस्त है सैम। ये पास्ट में चार्ली के दादाजी हैं। चार्ली का दोस्त जो है सैम, चार्ली के अकॉर्डिंग पास्ट में गया है और चार्ली के दादाजी को एक खत भेजा है, और चार्ली का खत जो है वो अभी चार्ली के पास है। चार्ली के दादाजी का जो खत है चार्ली के पास है, और इसके थ्रू सैम ने पास्ट में दादाजी को जो खत भेजा वो सैम तक पहुंच गया और सैम ने चार्ली से कम्युनिकेट कर लिया। तो इस तरीके से इसमें टाइम ट्रेवल दिखाया गया है। ठीक है, अब है क्या ये, इसमें आगे क्या कह रहा है। लेटर की जो डेट है वो है जुलाई 1894, जो कि गेल्सबर्ग के एड्रेस, जो कि दादाजी का एड्रेस था, वहाँ पे भेजी गई थी, जो कि बहुत ही पीसफुल टाउन था उस समय में। इससे पता चलता है कि सैम हैज़ फाउंड द थर्ड लेवल। इससे पता चलता है कि सैम को थर्ड लेवल मिल गया था और वो पास में ट्रैवल कर चुका है। इट ब्लर्स द बाउंड्री बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। इससे जो रियलिटी और फैंटेसी की बाउंड्री है वो बिल्कुल ब्लर हो जाती है, जिससे रीडर्स को भी क्वेश्चन होता है कि वाकई में टाइम ट्रैवल वास्तविक है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ गेल्सबर्ग इन द स्टोरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो एक काफ़ी पीसफुल और आइडलिक टाउन है इलिनॉइस का, जो कि आइडल वर्ल्ड फ्री फ्रॉम वॉर एंड स्ट्रेस। ऐसी दुनिया होनी चाहिए बिना वॉर से, बिना स्ट्रेस के। चार्ली सीज एट अ परफेक्ट एस्केप। चार्ली को बिल्कुल परफेक्ट एस्केप जगह लगती है जहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड की एंजाइटीज़ नहीं है। एक नॉस्टैल्जिक सिंबल है। नॉस्टैल्जिक मतलब बचपन की यादें करना, पुराने दिनों को याद करना। ऑफ ए लॉस्ट वर्ल्ड, एक खोई हुई दुनिया जहाँ पे ज़िंदगी बहुत आसान और बहुत ही संतोषजनक थी। व्हाट थीम डज द स्टोरी एक्सप्लोर, ये स्टोरी क्यों दी गई है। देखिए मैंने हर चैप्टर में थीम वाले क्वेश्चन क्यों लिए हैं। थीम वाले क्वेश्चन कोई डायरेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर में आपको बताना पड़ेगा ये चैप्टर सीबीएसई ने दिया क्यों। सीबीएसई इसी बेसिस पे तो आपसे सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें एस्केपिज्म के बारे में बताया गया है। चार्ली का जो थर्ड लेवल पर बिलीफ था वो मॉडर्न डे स्ट्रेस से कोप अप करने का एक मैकेनिज्म था। ये चैप्टर में रियलिटी वर्सेस इल्यूजन बताया गया। यहाँ पर फैक्ट और फैंटेसीज के बीच में काफ़ी ब्लर्ड लाइन है और काफ़ी अलग परसेप्शन है रियलिटी का, लोग जिस पर सवाल उठा सकें। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। चार्ली का जो सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर देता है उसके डिससेटिस्फैक्शन के कोप अप करने के लिए। जब लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते तो वो अपने मन में कुछ और एक्स्ट्रा बना लेता है, उसका ब्रेन उसे और इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ जो तुम सोच रहे हो वो सही है। नेक्स्ट नॉस्टैल्जिया। दादा की बताई हुई जगहों को याद कर कर, बचपन के दिनों को याद कर कर वो क्या हो गया, नॉस्टैल्जिया में खो गया। लॉन्जिंग फॉर द पास्ट एज अ रिएक्शन टू द अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्रेजेंट। प्रेजेंट अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए पास्ट की यादों में डूबे रहना ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट द थर्ड लेवल, कल की द्वारा लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट द डेथ ऑफ टाइगर किंग एंड हाउ डिड ही रिएक्ट। एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट द प्रिंस बॉर्न अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स वुड डाई ड्यू टू ए टाइगर। द यंग प्रिंस लेटर द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम लाव्ड। वो छोटा सा बच्चा हंसा उस प्रोफेसी पे और कहा कि वो 100 टाइगर्स को मारकर इसको गलत प्रूफ कर देगा। तब तक उसको 100 टाइगर की पता नहीं थी, लेकिन ओवरऑल कहानी में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 100 टाइगर मारने थे। उसका एरोगेंस, उसका ओवर कॉन्फिडेंस, उसने फेट तक को चैलेंज कर दिया, यानी किस्मत को भी उसने चैलेंज कर दिया कि मैं इसे करके दिखाऊंगा, एस्केप करके दिखाऊंगा डेथ को। हाउ डिड द टाइगर किंग ट्राई टू एस्केप द प्रोफेसी। कैसे टाइगर किंग ने अपनी प्रोफेसी को इससे एस्केप किया है। ही किल्ड टाइगर्स मर्सीलेसली। बिना दया दिखाए उसने टाइगर्स को मारा, जिससे जो भविष्यवाणी है अपनी सेफ्टी करने के लिए उसने कई सारे टाइगर्स को मार दिया। ही बैंड टाइगर हंटिंग। उसने खुद टाइगर हंटिंग बंद कर दी, कोई और टाइगर को नहीं मार सकता उसके किंगडम में। उसने उसी रानी से शादी करी, उसी राजकुमारी से शादी करी जिसके राज्य में कई सारे टाइगर थे। ही इग्नोर्ड हिज ड्यूटी एज अ रूलर। एज अ रूलर उसने अपनी कोई ड्यूटी नहीं निभाई, उसने सिर्फ 100 टाइगर मारने पर फोकस किया। कैसे 100 टाइगर ने टाइगर किंग का डाउनफॉल कर दिया। भाई जो 100 टाइगर था वो बहुत वीक था और उसने किंग का जो शॉट था चूक गया था। बाद में उसे एक हंटर ने मारा और किंग को लगा कि भाई उसने मारा, प्रोफेसी पूरी कर दी। लेकिन एक्चुअली वो मरा किसके द्वारा, आयरॉनिकली ही वॉज किल्ड बाय अ वुडन टाइगर और स्प्लिंटर, यानी कि फांस उसके हाथ में चुप गई थी, इससे इन्फेक्शन फैल गया और वो मर गया। तो देखिए एक तरीके से भविष्यवाणी पूरी हुई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बुक में भी देखा होगा, पेपर में भी देखा होगा। हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द थीम ऑफ आयरनी। इसमें आयरनी कैसे है भाई। पहला तो ये, किंग ने लाख कोशिश कर ली कि कैसे भी मौत को झुठला दे। डिस्पाइट 99 टाइगर्स, 99 टाइगर के मारने के बावजूद भी एक लाइफलेस, एक ऐसे टाइगर ने उसे मार दिया जिसमें जान तक नहीं थी। इससे पता चलता है कि एरोगेंस रखना बिल्कुल बर्बादी है। आप अपनी किस्मत से इनएस्केपेबल हैं, यानी कि उससे भाग नहीं सकते। वॉट मैसेज एज द स्टोरी कन्वेज अबाउट द पावर एंड एरोगेंस। ये कहानी पावर और एरोगेंस को कैसे समझाती है। ये आप आंसर तब लिखेंगे जब आपको टाइगर किंग का उस टाइप का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आ जाए। एब्सोल्यूट पावर लीड्स टू इरेशनल डिसीजन। जब आपके पास बहुत पावर आ जाती है ना तो आप अजीबोगरीब डिसीजन लेते हैं, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं। एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस लोगों को अंधा कर देता है सच्चाई देखने के लिए। फेट एंड डेस्टिनी
ह्यूमन कंट्रोल के अंदर में नहीं है, सटायरिटिकली टेक ऑन मोनार्की एंड इट्स ऑब्सेशन विद पर्सनल सेफ्टी ओवर गवर्नेंस, और कैसे एक आदमी गवर्नेंस को छोड़कर, राज्य को छोड़कर अपनी पर्सनल सेफ्टी में लगा हुआ है, इस तरीके से दिखाया गया है। और मोनार्क मतलब होता है राजा रानी का रूल। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे इस साल बोर्ड में कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। वाई डिड द ऑथर अंडरटेक द जर्नी टू एंटार्क्टिका एंड व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सपेडिशन। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसी से ही आपके इस चैप्टर के 90% क्वेश्चन तो खत्म है, कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपको, याद करिएगा मेरे साथ। ये जो ऑथर है इसने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया स्टूडेंट ऑन आइस, किसके द्वारा ये एसोसिएटेड था, जियोफ ग्रीन ने इसे क्या किया था, पैसे वैसे भरे थे इसके, और पूरा इसका टारगेट था, ये आइडिया था, एम्ड एट एजुकेटिंग यंग माइंड्स अबाउट द क्लाइमेट चेंज। और ये जो जियोफ ग्रीन है इसने ये एक्सपीडिशन इसलिए शुरू करवाया था जिससे यंग माइंड्स को एक नज़रिया मिले क्लाइमेट चेंज के प्रति और वो संवेदनशील हो जाए, सेंसिटिव हो जाए। एंटार्क्टिका जो कि कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट माना जाता है, विंडोएस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है, प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स इनटू इंडियाज पास्ट एंड फ्यूचर। इससे भारत के पास्ट और फ्यूचर को एक ग्लिम्स के रूप में हमने देखा। द एक्सपेडिशन हेल्प द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन नेचर, कैसे इंसानों की एक्टिविटीज नेचर पर प्रभाव डालती हैं, इस एक्सपेडिशन के लोग समझ पाए। एंटार्क्टिका होल्ड्स अ वाइटल क्लूज टू क्लाइमेट चेंज, और एंटार्क्टिका के पास कई सारे क्लूज हैं क्लाइमेट चेंज को पढ़ने के, समझने के लिए। जो आइस शीट्स हैं उसके अंदर पूरी दुनिया का इतिहास है, और कैसे है भाई, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आइस शीट के नीचे पुराने टाइम के फॉसिल्स, कार्बन प्रिंट्स और ना जाने क्या क्या ही क्या उसके अंदर अभी भी दबा हुआ है। हाउ डज एंटार्क्टिका हेल्प इन अंडरस्टैंड द क्लाइमेट चेंज विद द एनवायरमेंटल टूल्स, तो ये यहाँ पे फैक्ट वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दोनों तैयार कर लीजिए अच्छे से। एंटार्क्टिका होल्ड 90% ऑफ अर्थ आइस, 90% अर्थ की आइस इसमें है, एंड इट्स मेल्टिंग कुड ड्रास्टिकली इंक्रीज द सी लेवल, और 90% आइस शीट जो है पिघलकर सी लेवल को बढ़ा सकती है। इट एक्ट्स एज अ अनडिस्टर्ब्ड लेबोरेटरी टू स्टडी ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट, ये एक लेबोरेटरी की तरह है जहाँ पे हम ग्लोबल वार्मिंग और उसके असर को पढ़ सकते हैं। आइस कोर सैंपल्स फ्रॉम एंटार्क्टिका रिवील्स द पैटर्न ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ओवर सेंचुरीज, और जो आइस कोर है उसके जो सैंपल लाएगा एंटार्क्टिका से, उससे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का पैटर्न समझ में आया। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जानवरों का पेड़ पौधा खत्म हो जाना और फूड चेन खराब हो जाने को आप इजीली इस कॉन्टिनेंट पे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैसे एंटार्क्टिका हमें अपने पूरी पृथ्वी का इतिहास पढ़ने में हेल्प करता है। एंटार्क्टिका एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का पार्ट था 650 मिलियन ईयर पहले। इट प्रोवाइड्स एविडेंस, उसमें हमारे पास एविडेंस है कि कैसे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट अवे हुआ, क्योंकि जो हमारा भारत है वो भी एशियन प्लेट से टकराया था, उसी हिस्से को अलग कर और जहाँ से टकराया था वहीं से हमारे ग्रेट हिमालयाज बने थे जो कि यंगफुल माउंटेन्स कहे जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स, रॉक फॉर्मेशंस लिंक्स एंटार्क्टिका टू अदर कॉन्टिनेंट्स लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। तो द स्टडी ऑफ एंटार्क्टिका ऑफर्स इंसाइट्स इनटू अर्थ जियोलॉजिकल पार्ट्स। एंटार्क्टिका को पढ़कर हम अपनी पृथ्वी का भूगोलिक इतिहास को जान सकते हैं, जिससे हेल्पिंग साइंटिस्ट प्रिडिक्ट द फ्यूचर चेंजेस, कि भविष्य में क्या चेंज होगा उसको समझना आसान हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन भी अलग से आ गया। इट इज डिजाइन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज अमंग द यंग स्टूडेंट्स। इट हेल्प्स फ्यूचर डिसीजन मेकर, जो भविष्य में जो डिसीजन मेकिंग करेंगे बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचकर, वो समझेंगे कि इंसान की एक्टिविटीज़ का क्या असर पड़ता है उस इन्वायरमेंट पर, उसको समझकर ही डिसीजन पॉलिसीज बनाएंगे। इट इनकरेजेस पार्टिसिपेंट्स टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ऐसे हम प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे जो कि भविष्य को सोचकर ही किए जाएं और फ्यूचर जनरेशन का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाई जाए। इट प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, खुद जाकर देखने में और बताकर देखने में बहुत फ़र्क है। ग्लोबल वार्मिंग सब जानते हैं, लेकिन जब आप उसका असर देखेंगे ना, तब आप रियलाइज़ करेंगे, तब आप जल्दी डिसीजन लेंगे। क्या चीज़ सीख सकते हैं हम इस जर्नी से, तो देखिए सबसे पहले तो फ्रेजिलिटी ऑफ नेचर, कि जो एंटार्क्टिका इकोसिस्टम है बहुत डेलिकेट है, हल्का सा बदलाव करने से भी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है। हमारी जिम्मेदारी के बारे में समझाता है, कैसे कि भाई हमारे छोटे छोटे एक्शन, कार्बन का एमिशन ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव ला सकते हैं। इंटरकनेक्शन ऑफ लाइफ, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, बर्फ़ के पिघल जाने से एंटार्क्टिका का असर पूरे दुनिया पर पड़ेगा। और क्लाइमेट एक्शन के लिए कुछ ना कुछ एजेंसी हमें दिखानी है। द जर्नी रीइंफोर्सेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग आवर कार्बन फुटप्रिंट्स एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है द एनिमी, पर्ल एस ब्यूक के द्वारा लिखा हुआ। हाउ डज डॉक्टर सदाउस डायलेमा हाईलाइट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड पेट्रियोटिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का, बढ़िया तरीके से याद करवा दूंगा। भाई एक तरफ उसके पास अपनी ड्यूटी यानी डॉक्टर की ड्यूटी निभाए और दूसरी तरफ देशभक्ति निभाए उस प्रिजनर को पुलिस के हवाले कर। तो की पॉइंट्स क्या है, पहली लाइन से आपको डायरेक्ट आंसर समझ में आएगा। डॉक्टर सदाओ एक लॉयल जैपनीज सिटीजन है, लेकिन एक डेडिकेटेड डॉक्टर भी हैं।
जब उन्हें एक अमेरिकन प्रिजनर मिला एंड इज टॉर्न बिटवीन, वो उसकी ज़िंदगी बचाने और उसको रिपोर्ट कराने के बीच में कशमकश में फंस गए। हिज एथिकल ड्यूटी एज अ डॉक्टर कंपेल्स हिम टू ट्रीट द एनिमी सोल्जर डिस्पाइट द रिस्क, और रिस्क के बावजूद भी उनकी जो एथिकल ड्यूटी थी, काम काज की जो ड्यूटी थी, उसके तहत उन्होंने उस व्यक्ति का इलाज किया। उनकी जो देशभक्ति थी, मेक्स हिम फियर, उससे उनके अंदर डर जाग रहा था कि कहीं वो किसी के साथ बेईमानी, अपने देश के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहे। ये स्टोरी एक्सप्लोर करती है मॉरल कॉन्फ्लिक्ट जो किसी व्यक्ति के सामने आ जाता है इंसानियत और नेशनलिज्म के बीच में, कि देशभक्ति निभाए या इंसानियत निभाए। हमेशा इंसानियत को ही बड़ा माना गया है। व्हाट रोल डज द हैना प्ले, तो देखिए एक केस स्टडी मतलब क्वेश्चन आया था कि हैना ने डायरी एंट्री लिखी है इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर में। तो आपको देखिए डायरेक्ट आंसर नहीं करवा रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये अगर आप पॉइंट्स लिखेंगे पूरे नंबर हैं आपके, आपको हैना के कैरेक्टर के बारे में सब पता चल जाएगा। हैना डॉक्टर सडाव की वाइफ है। इनिशियली तो शुरुआत में स्ट्रगल करती है अपने घर में किसी एनिमी को रखने के लिए, डिस्पाइट फियर, लेकिन डर के बावजूद भी वो अपने हस्बैंड को के डिसीजन को सपोर्ट करती है और उस वुंडेड सोल्जर का इलाज करती है। शी ब्रेवली मैनेजेस द हाउस होल्ड ड्यूटीज, घर के कामकाज भी संभालती है जब सारे सर्वेंट्स उसका घर छोड़ के चले जाते हैं। उसके कैरेक्टर के थ्रू रिफ्लेक्ट हुआ है इमोशनल एंड मॉरल टर्मोल ऑफ वॉर, कि कैसे वॉर के कारण से लोगों के ऊपर इमोशनली और मॉरली टर्मोइल यानी कि तितर बितर हो जाता है व्यक्ति। शी सिम्बलाइजेज द कंपैशन, वो कंपैशन के रूप में दर्शाई गई है। लॉयल्टी उसने अपने पति के प्रति दिखाई एंड स्टैंडिंग बाय हर हस्बैंड्स डिफिकल्ट डिसीजन, और मुश्किल डिसीजन में भी अपने पति के साथ खड़ी रही। हाउ डज द जनरल टकीमा कैरेक्टर इन्फ्लुएंस द स्टोरी ऑफ, अब इस वाले क्वेश्चन से आपका पूरा जनरल टकीमा का कोई क्वेश्चन आ जाए आप इसे लिख सकते हैं। जनरल टकीमा इज द हाई रैंकिंग ऑफिसर जिसको बहुत ट्रस्ट है सडाव के मेडिकल स्किल्स पर। सडाव इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द एनिमी सोल्जर, सडाव एनिमी सोल्जर को इन्फॉर्म भी करता है, मतलब एनिमी सोल्जर के बारे में जनरल को इन्फॉर्म करता है और उसे एक्शन लेने को कहता है। द जनरल प्रोमिसेस टू सेंड असैसिन्स, जनरल वादा करता है कि भाई तुम्हारे घर पे असैसिन्स भिजवा दूंगा, हत्यारे भिजवा दूंगा, वो सोल्जर को मारकर बॉडी को फेंक देंगे। बट नेवर फॉलोज थ्रू, लेकिन इस बात को मानता नहीं है, करता नहीं है। हिज इनएक्शन फोर्सेस, और ऐसा करने के कारण से डॉक्टर सडाव अपने हाथ में मैटर को संभालता है, और इससे पता चलता है कि करप्शन और इनएफिशिएंसी मिलिट्री सिस्टम में कितनी गहराई से थी उस देश में। हाउ डज अ स्टोरी डिपिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन ह्यूमन वैल्यूज, इंसान की वैल्यू पर वॉर का क्या प्रभाव पड़ता है आप इस कहानी में कैसे समझ सकते हैं। जब वॉर चल रहा होता है कि कितनी परफेक्ट लाइन है, ब्लर्स द लाइन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही गलत के बीच की रेखा को मिटा देता है। मेकिंग मॉरल डिसीजन डिफिकल्ट, नैतिक डिसीजन लेने में भी व्यक्ति को मुसीबत होने लगती है। इट फोर्सेज इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स को फोर्स करता है टू चूज बिटवीन ड्यूटी टू दियर कंट्री एंड दियर सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, की इंसानियत निभाए या कंट्री की ड्यूटी निभाए। जो सर्वेंट का रिएक्शन था उससे पता चलता है कि कितने गहरे देशभक्त थे, बट ऑल्सो फियर एंड प्रेजुडाइस, लेकिन डर और अवधारणा जो लोगों के प्रति बना ली जाती है, अमेरिकन के प्रति खराब अवधारणा सोच बना ली थी, इसको भी दर्शाता है। डॉक्टर सडाव का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिफ्लेक्ट करता है एथिकल डायलेमा फेस ड्यूरिंग द वॉर टाइम, कई सारे लोगों को ऐसे डायलेमास यानी कंफ्यूजन देखने को मिलते हैं। आखिर में डॉक्टर्स का जो कंपैशन था वो जीता नेशनलिज्म के ऊपर में, और ह्यूमैनिटी ने ही वॉर के ऊपर जीत हासिल करी। वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्टर सडाव डिसीजन टू लेट द सोल्जर एस्केप, जब वो एस्केप कर गया तो उसके बाद का डिसीजन समझाइए, उसकी अहमियत समझाइए। डॉक्टर सडाव रियलाइज कर गए कि सोल्जर को मानकर वो अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाएंगे। उन्होंने अपनी सेफ्टी को भी रिस्क में लिया और सोल्जर को एस्केप करवाया। उसका डिसीजन दिखाता है दैट ह्यूमन लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्ट सिम्बलाइजेज द विक्ट्री ऑफ एथिक्स ओवर अ ब्लाइंड नेशनलिज्म, अंधे होकर नेशनलिज्म को फॉलो नहीं करना है बल्कि अपने एथिक्स को हमेशा जिताना है। इससे रीडर पे सवाल उठा, इट लीव्स द रीडर क्वेश्चनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ ड्यूटी एंड ऑनर, कि वास्तविकता में आखिर ड्यूटी एंड ऑनर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट सुजैन हिल। हाउ डज द प्ले एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लेवल पर आपको कई सारे आंसर्स लिखने में मदद करेगा, मेरे साथ साथ याद कीजिएगा। ये पूरा जो प्ले है ये लोनलीनेस और आइसोलेशन को कैसे दर्शाता है। बोथ मिस्टर लेम एंड डेरी दोनों को ही सामाजिक आइसोलेशन झेलना पड़ा, समाज ने उसको अलग कर दिया अपनी फिजिकल कंडीशन के साथ में कारण से। डेरी जो कि एक यंग बॉय है, उसका चेहरा जला हुआ था, उसको अवॉइड्स पीपल, लोगों को अवॉइड करता था क्योंकि वो उस पर दया दिखाते थे और बहुत ही क्रूअल निर्दयी रिमार्क्स देते थे। मिस्टर लैम एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनका एक पैर तिनका था और वो अपनी ज़िंदगी एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ जीना चाहते थे। उन दोनों के डिफरेंट एटीट्यूड्स के कारण के बावजूद भी दोनों कैरेक्टर्स को समाज से एक्सक्लूड कर दिया गया था। द प्ले एम्फेसाइजेज, इस प्ले के अंदर में एम्फेसाइज किया जाता है कंपेनशिप में। कंपेनशिप मतलब होता है साथ मिलकर रहना,
एक्सेप्टेंस इन ओवरकमिंग आइसोलेशन। और एक्सेप्टेंस यानी अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करो, और आइसोलेशन जो आप अकेले हो गए उसको ओवरकम करो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं। भाई मिस्टर लैम की जो फिलॉसफी थी वो डेरी के आउटलुक से कैसे डिफरेंट थी, ये क्वेश्चन 50 प्रकार से बोर्ड ने कई बार पूछा हुआ है, दोनों का कॉन्ट्रास्ट। बेस्ट आंसर है ये वाला, इसके अलावा आपको कहीं देख लेना, इससे बेस्ट आंसर नहीं मिलेगा। मिस्टर लैम बिलीव करते हैं एम्ब्रेसिंग लाइफ डिस्पाइट एक फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी लाइफ को एम्ब्रेस करते हैं। ही रिफ्यूजेस टू लेट हिज टिन लेग डिफाइन हिज आइडेंटिटी। वो कभी भी अपने टिन लेग से अपनी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं होने देते, और अपने एक्सपीरियंस को लिमिट नहीं करते। भाई वो जिंदगी खुलकर जीते हैं। लेकिन जो डेरी है वो सेल्फ पिटी, खुद पर दया दिखाता रहता है, कड़वा है बहुत अंदर तक अपने स्केर्ड चेहरे के कारण से। मिस्टर लैम इनकरेजेस डेरी टू फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज रेदर देन लिमिटेशंस। मिस्टर लैम उसे इनकरेज करते हैं कि भाई पॉसिबिलिटीज को देखो, लिमिटेशन को देखने से अच्छा। तो इससे दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया और दोनों का नज़रिया दिखाया गया है कि अपनी ज़िंदगी में एडवर्सिटीज़, परेशानियों को झेलने का व्यक्ति का अलग अलग नज़रिया होता है। मिस्टर लैम का गार्डन क्या सिंबलाइज करता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गार्डन रिप्रेजेंट ओपननेस। जो मिस्टर लैम है उनका गार्डन रिप्रेजेंट करता है ओपननेस, एक्सेप्टेंस एंड होप, क्योंकि उसमें हर प्रकार के पेड़ पौधे थे, हर कोई आ सकता था, खुला था सबके लिए। बिकॉज वो ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों को जज नहीं किया जाएगा और डर भी नहीं रहेगा किसी में जजमेंट। मिस्टर लैम कंपेयर्स ह्यूमंस टू बीज। मिस्टर लैम ह्यूमंस को मधुमक्खियों से, फ्लावर से कंपेरिजन करते हैं। इससे डाइवर्सिटी और साथ मिलकर रहने की टेंडेंसी को दर्शाया गया है। ओपन गेट रिप्रेजेंट करता है दैट नो वन शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी, कि समाज में किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है। तो आप देखिए, आप कहानी कैसी भी पढ़ जाइए, बोर्ड ने ये स्टोरीज को इसलिए चुना है जिससे आप इनका एक डीपर मीनिंग भी समझ पाएँ। ये मैंने आपके लिए आंसर तैयार कर दिया। डेरी के लिए जो गार्डन है वो एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पे वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और उसका माइंडसेट चेंज हो गया। हाउ डज द प्ले चैलेंज सोसाइटीज परसेप्शन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। ये समाज का परसेप्शन कैसे बताता है, उसे चैलेंज कैसे करता है डिसेबल लोगों के प्रति। ये दिखाता है कि कैसे सोसाइटी आइसोलेट कर देती है, जज कर देती है उन लोगों को जो कि फिजिकली डिफरेंट है। डेरी का एक्सपीरियंस रिवील करता है कि लोग कितने क्रूअल हो सकते हैं और कितना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं हमारे शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के कॉन्फिडेंस पर। बोर्ड ने एक बार सवाल किया था कि जो शारीरिक चोट है वो तो दिखती है, ठीक हो सकती है, लेकिन जो मानसिक चोट होती है वो बहुत गहरी होती है। ये आंसर उसमें चलेगा। मिस्टर लैम का कैरेक्टर चैलेंजेस स्टीरियोटाइप्स बाय प्रूविंग द डिसेबिलिटीज डोंट डिफाइन अ पर्सन्स वर्थ। लेकिन जो मिस्टर लैम है वो दर्शाते हैं कि अवधारणा किसी के प्रति नहीं रखनी चाहिए। आपकी डिसेबिलिटीज आपके रास्ते का आड़ा नहीं है। द प्ले एडवोकेट्स फॉर इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मतलब होता है उन लोगों को अपने समाज में इंक्लूड करो, उनके प्रति संवेदनशील हो जाओ, आत्मीयता का भाव रखो और सामाजिक प्रेजुडाइज अवधारणा को तोड़ दो कि भाई अंधे लोग अंधों के साथ ही दोस्ती करें, बहरे लोग बहरों के साथ ही पढ़ें। ऐसी अवधारणा खत्म करो जिससे लोग फिजिकल चीज़ों से बियॉन्ड देख पाएंगे, इम्परफेक्शन से बियॉन्ड देख पाएंगे और अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान कर उसे अप्रिशिएट करेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेरी रिटर्निंग टू मिस्टर लैम इन द गार्डन। जब वो वापस आया तो क्या दर्शाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेरी शुरुआत में तो भाग जाता है, हेजिटेंट टू एम्ब्रेस मिस्टर लैम्स ऑप्टिमिस्टिक फिलॉसफी, उनकी ऑप्टिमिस्टिक फिलॉसफी को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मिस्टर वर्ड के जो शब्द थे उस पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं जिससे वो वापस आता है। ये दर्शाता है कि डेरी ने डिसीजन ले लिया है अपनी इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करने का और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने का। ट्रेजिकली, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मिस्टर लैम होते हैं वो लैडर से गिर जाते हैं, तो दर्शाता है कि ज़िंदगी कितनी फ्रेजाइल है। द एंडिंग लीव्स अ पावरफुल मैसेज। अंत एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है कि हमेशा हमें अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को सीज करना चाहिए, इससे पहले वो लेट हो जाए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें दो कहानी जितकला शाह और बामा की बताई गई है। एक कम्युनिटी बेस पर क्या की गई है, भाई भेदभाव किया गया है, और एक का कास्ट टेस्ट बेसिस पर। तो जितने क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ भाई, इसको बस कृपया करके कर लेना। इसका क्वेश्चन बहुत चांस है आने का बेटा लॉन्ग में, है ना। हाउ डज जितकला शाह डिस्क्राइब हर फर्स्ट एनकाउंटर विद द यूरोपियन अमेरिकन स्कूल। पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, सब कुछ कीवर्ड्स में ले आया हूँ यहाँ पर। सबसे पहले उसे कैसा फील होता है, वर्ड सुनिएगा। एलियनेटेड फील होता है, ह्यूमिलेटेड फील होता है, फोर्स्ड एसिमुलेशन प्रैक्टिस, क्योंकि ज़बरदस्ती उसके पास प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। उसके जो लंबे हेयर थे जो कि सिंबल थे उसके कल्चर आइडेंटिटी का, उसे भी काट दिया गया उसके विल के अगेंस्ट में। शी डिस्क्राइब द बोरिंग स्कूल एनवायरनमेंट एज स्ट्रिक्ट एज ऑपरेसिव। बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव था, जो ब्लैक कम्युनिटी के साथ में ऑपरेशन होता है ना, उस प्रकार का था। शी स्ट्रगल्स विद द रूल्स, लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ पर्सनल फ्रीडम। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उसे। उसके एक्सपीरियंस से पता चलता है कि भाई कल्चर, हर एक्सपीरियंस हाईलाइट्स द कल्चर इरेजर फेस्ड बाय द नेटिव अमेरिकन्स।
कि भाई कितनी दिक्कत होती है जब कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति वहाँ जाता है उनके सामने। हाउ डज बामा's चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द इंडियन सोसाइटी। जो बचपन में बामा के साथ एक्सपीरियंस हुआ था उससे कास्ट बेस्ड सोसाइटी का कैसे आप डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं। बामा एक दलित लड़की थी। फर्स्ट रियलाइजेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन व्हेन शी सीज एन एल्डरली मैन कैरिंग फूड फॉर लैंडलॉर्ड विदाउट टचिंग इट। उसने सबसे पहला एक्सपीरियंस ये देखा कि उसकी कम्युनिटी का एक आदमी लैंडलॉर्ड के लिए खाना बड़े ही अम्यूजिंग तरीके से लेके आता बिना उसे टच करे, क्योंकि उस टाइम के लोग ये मानते थे कि देखिए छुआछूत हर वक्त चलता है। आज के लोग भी कई सारे लोग ऐसी खराब थिंकिंग रखते हैं जो कि कास्ट बेसिस में यानी कि अनटचेबिलिटी में बिलीव रखते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर ये गलत है और आत्मीयता के नज़र से भी, इंसानियत की नज़र से भी ये गलत चीज़ें हैं। तो छोटी सी बच्ची ने जब इसे देखा तो पहले तो उसे बड़ा अम्यूजिंग लगा, बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन जब उसके भाई ने समझाया है क्यों है तो बहुत प्रोवोक्ड फील करती है। प्रोवोक्ड मतलब किसी ने गुस्सा दिला दिया ऐसा फील करती है। वो सीखती है दैट अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट, आज भी छुआछूत है। दलित्स आर ट्रीटेड एज इन्फीरियर, दलित को इन्फीरियर ट्रीट करवाया जाता है। उसका भाई उसे बताता है कि भाई जो एजुकेशन है वो एक ऐसी चाबी है जिससे इस डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ा जा सकता है। तो एजुकेशन का दो रोल अब हमारे 2 चैप्टर में हो गया, एक तो इस चैप्टर के अंदर में हो गया और दूसरा द लास्ट लेसन में हो गया। नेक्स्ट, इंस्पायर्ड बाय दिस शी वर्क्स हार्ड टू चैलेंज सोशल इनजस्टिस। द स्टोरी हाईलाइट्स द स्ट्रगल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया। जो कम्युनिटीज कम मात्रा में होती है उसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी कहते हैं। कंपेयर करना है इम्पैक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द लाइव्स ऑफ जिटकला एंड बामा। ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है इंटरमिक्स वाला। देखिए पहली बात तो दोनों को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। जिटकला को क्यों झेलना पड़ा? ड्यू टू हर नेटिव अमेरिकन हेरिटेज। एंड बामा को क्यों झेलना पड़ा? ड्यू टू हर कास्ट। जिटकला इज फोर्स्ड टू असिमुलेट इन द वाइट कल्चर। जिटकला को जोर जबरदस्ती वाइट कल्चर, इन गोरे लोगों के कल्चर में असिमुलेट किया गया, लेकिन जो वामा थी उसने कास्ट ऑपरेशन झेला। बोथ एक्सपीरियंस ह्यूमिलिएशन, दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने अपने अपने तरीके से इस चीज़ को रेज करा। जिटकला ने प्रोटेस्ट करा इनवर्डली, लेकिन बामा ने एजुकेशन की मदद से उस इनजस्टिस को चैलेंज करा। इससे पता चलता है द नरेटिव शोज दैट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑपरेशन फेस्ड यूनिवर्सलिटी, यानी कि दुनिया भर में ऑपरेशन सबको झेलना पड़ता है चाहे वो कोई भी हो। दियर स्टोरीज एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इसलिए व्यक्ति को सेल्फ अवेयर रहना चाहिए और खुद को एम्पावर रखना चाहिए। हाउ डज एजुकेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द आइडेंटिटी ऑफ जिटकला एंड बामा? जिटकला के लिए एजुकेशन इज बोथ द टूल ऑफ ऑपरेशन एंड एम्पावरमेंट। शी एक्सेल्स इन एकेडमिक्स, एक्सेल्स यानी एकेडमिक्स में तो अच्छी है, लेकिन लेटर यूजेज अ नॉलेज टू एडवोकेट फॉर नेटिव अमेरिकन राइट्स, और बाद में जाकर उसने इस ज्ञान का इस्तेमाल नेटिव अमेरिकन राइट्स को एडवोकेट करने में लगाया। बामा के लिए एजुकेशन की है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ओवर करने के लिए। उसका ब्रदर उसे मोटिवेट करता है टू स्टडी हार्ड, जिससे उसकी अपनी डिग्निटी मेंटेन रह सके। बोथ द नरेटिव हाईलाइट्स के एजुकेशन किसी को भी बदल सकता है एंड इट कैन बी अ मीन्स ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सोशल इंजस्टिस, तो सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत बन सकता है। क्या मैसेज हमें मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से मिलता है डिस्क्रिमिनेशन और रेजिलियंस के लिए? चैप्टर एक्सपोजेज द रेशियल एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू इस चैप्टर में लिखा गया है। इट शोज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, मानसिक तौर पे क्या इम्पैक्ट करता है ऑपरेशन छोटे छोटे बच्चों के मन में। जिटकला शाह एंड बामा फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस इन देयर ओन वे, अपने अपने तरीकों से लड़ी। द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आंसर लिख के आओ पूरे नंबर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपनी पोएम्स की तरफ में। तो देखिए जो कमला दास हैं उन्होंने मदर 66 लिखी है। कमला दास ह्यूमन इमोशंस को बहुत अच्छे से दर्शाती हैं अपनी हर लिखावट में, इंसानी रिलेशनशिप्स को और एक इंडिजीनियस फ्लेवर को लेकर आती हैं। मदर 66 में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और क्वेश्चन बने ना बने हमें तो अपने आंसर तैयार करने हैं। हाउ डज द पोएट यूजेस इमेजरी टू डिपिक्ट हर मदर्स ओल्ड एज एंड अप्रोचिंग डेथ। मदर मृत्यु के करीब हैं और उनकी उम्र ढल रही है, ये इमेजरी कैसे क्रिएट करी उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने मदर का चेहरा पेल, पीला पड़ा हुआ, वैन, कलरलेस, जैसे कि एक सर्दी भरी रात का एक चांद होता है जो कि ब्लरी होता है, जिसकी शाइन खत्म हो गई होती है, ग्लूमी होता है, जो कि वीकनेस को दर्शाता है और एजिंग को दर्शाता है। और जो विंटर होता है वो फाइनल सीजन माना जाता है सीजन्स का, तो एक तरीके से उनका एंडिंग पीरियड बताया गया है। उसने इमेजरी इस्तेमाल करी है एशन लाइक डेथ ऑफ ए कॉप्स, एक डेड बॉडी की तरह सूखी हुई, जिससे पता चलता है ओल्ड एज में बिल्कुल लाइफलेस हो जाता है कोई भी व्यक्ति। दिस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मदर स्टिलनेस एंड द एनर्जेटिक यूथ ट्रीज आउटसाइड द कार हाईलाइट्स द साइकिल ऑफ लाइफ।
उन्होंने कॉन्ट्रास्ट भी दिखाया हुआ है, गाड़ी के अंदर जो मदर स्टिल थी, रुकी हुई थी, और बाहर जो पेड़ दौड़ रहे थे, बच्चे भाग रहे थे, जो कि एनर्जी और यूथफुलनेस का प्रतीक है। उन्होंने मदर की डोजिंग को एक फ्रेजिलिटी, कमजोरी और टायर्डनेस, थकावट से भी रिप्रेजेंट किया है। द पोइट्स फियर ऑफ सेपरेशन, पोइट का डर था अपनी मदर से अलग हो जाने का, बहुत ही सटल तरीके से इन इमेजेस के थ्रू समझ में आता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोइट्स चाइल्डहुड फियर इन द पोइम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर आंसर याद कीजिए। जो बचपन का डर था वो कैसे, क्या सिग्निफिकेंस रखता है? पोइट याद करती है अपने बचपन का डर, कि बचपन में बच्चों को डर होता है ना, मदर का चली गई, मम्मी कहाँ है, जो कि वापस से उसके सामने आ रहा है जब वो अपनी मदर की एज ढलते देख रही है। पोएम रिफ्लेक्ट करती है कि यूनिवर्सल एंजाइटी है अपने प्रियजनों को खोने की। भाई पूरी दुनिया में सब लोगों को इसका डर रहता है कि अपने सगे संबंधी है वो चले जाएंगे। ये जो फियर ऑफ सेपरेशन है इज़ अ रिकरिंग इमोशन इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ये हमेशा ह्यूमन रिलेशंस का पार्ट रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन चाइल्डहुड इनोसेंस एंड मेच्योर रिलेशन। भाई बचपन में इनोसेंस के कारण से वो डर लगता है और मेच्योरिटी में रिलेशन के बाद वो डर लगता है। मॉर्टेलिटी एड्स डेप्थ टू द पोएम, और जो मॉर्टेलिटी है यानी व्यक्ति मर जाएगा एक दिन, इससे पोएम की गहराई समझ में आती है। इस डर के बावजूद भी वो अपने इमोशंस को मास्क करने की कोशिश करती है और चेहरे पे एक स्माइल रखती है जिससे मदर को दुख ना हो। हाउ डज द पोइट कॉन्ट्रास्ट द इनसाइड एंड आउटसाइड? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पढ़ के जाइएगा। भाई जो गाड़ी के अंदर का दृश्य था, बाहर का दृश्य था, कैसे है? क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा लेकिन आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इस क्वेश्चन से। सुनते हैं। गाड़ी के अंदर मदर इज ओल्ड, पैसिव, लाइफलेस, इट सिंबलाइज द एंड ऑफ लाइफ साइकिल। बस इतना सा लिख के आओ, प्रॉपर आंसर। आउटसाइड द कार में यंग ट्रीज दिखे हैं भागते हुए, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। एंड चिल्ड्रन प्लेइंग सिंबलाइज करता है एनर्जी, ग्रोथ एंड लाइफ कंटिन्यूटी। द कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट्स द पोएट्स इमोशनल टर्मोइल, ये कॉन्ट्रास्ट पोएट का इमोशनल टर्मोइल भी दिखाता है। शी इज कॉट बिटवीन लव फॉर हर मदर एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग। प्रेम और मदर के खोने का डर, उम्र के ढलने का डर, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। ये जो फास्ट मूविंग वर्ल्ड है आउटसाइड इम्फेसिस द स्टिलनेस एंड फ्रेजिलिटी ऑफ हर मदर्स एग्जिस्टेंस, वो उनकी मदर की एग्जिस्टेंस पे इम्फेसिस कर रहा है, दबाव डाल रहा है, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल स्टिलनेस है। फ्रेजिलिटी मतलब कमजोर। जक्सटापोजिशन इन्फोर्सेस द थीम ऑफ लाइफ एंड डेथ। जक्सटापोजिशन का मतलब होता है दो अपोजिट चीज़ों को साथ साथ रखना और समझना, लाइफ एंड डेथ को। वाई डज द पोएट स्माइल एट द एंड ऑफ द पोएम डिस्पाइट फीलिंग सैड? बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये समझिए, आपको क्वेश्चन कैसा भी टफ से टफ आ जाए, लिखना तो आपको यही लाइन है ना, तो आप इस चीज़ को मत देखिए पेपर बड़ा कॉम्प्लिकेट आ गया, लिखना यही है आपको, बस क्वेश्चन समझना है किस में। उनकी जो स्माइल है वो क्या सिग्निफाई करती है? दुख के बावजूद भी स्माइल कर रही हैं। इट इज एन अटेम्प्ट टू हाइड हर पेन एंड रीअश्योर हर मदर। परफेक्ट आंसर। इट रिफ्लेक्ट द इमोशनल मेच्योरिटी, कि वो मेच्योर हो गई हैं, रोएंगी धोएंगी नहीं। शी अंडरस्टैंड, वो समझ रही हैं कि एजिंग एंड सेपरेशन नेचुरल चीज़ है। स्माइल रिप्लेसेस वर्ड्स, वो कुछ नहीं कह पाई, स्माइल कर पाई। इससे पता चलता है जो साइलेंस है उसने एक्सेप्ट कर लिया है इनएविटेबल, जो होनी है उसको एक्सेप्ट कर लो, उसमें खुशी है। उसका इनर इमोशन और आउटर एक्सप्रेशन एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, अंदर से बहुत दुखी और डरी हुई है। पोएट का जो फेयरवेल है बहुत ही जेंटल है, पाइगेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफाइंग लव एंड रेजिलियंस। चाह भी नहीं रही मदर जहाँ और प्रेम को दर्शा रही हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ मदर 66? मदर 66 की सेंट्रल थीम है द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एजिंग, मोर्टेलिटी, फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस। इसके ऊपर बेस्ड है। इट हाईलाइट्स द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन मदर एंड द डॉटर। इट कॉन्ट्रास्ट लाइफ फ्लीटिंग नेचर, लाइफ कितनी जल्दी भाग जाती है, विद द डिजायर ऑफ परमानेंस इन रिलेशनशिप, और हम क्या चाहते हैं, रिश्ते जिंदगी भर रहे हैं, सदाबहार रहे हैं। जो इमेजरी इसमें यूज हुई है, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेथन द पोएम्स इमोशनल इम्पैक्ट, उससे पोएम का इमोशनल इम्पैक्ट और गहरा हो गया। द पोएम अल्टीमेटली कन्वेज एक्सेप्टेंस ऑफ वंस इनएविटेबल चेंजेस, और ये पोएम एंड में ये बताती है कि आपको हंसते हंसते इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस पोएम के जितने भी फिगर्स पीछे वो यहाँ लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको एक तरीका बताऊं। देखिए, आप इमेजरी मत समझिए क्या होता है, सिंबलिज्म मत समझिए, आयरनी क्या होता है, वो टाइम निकल गया। अब आप बस याद कर लीजिए कौन से क्या होते हैं, इससे आपको बहुत बेटर हो जाएगा काम। इमेजरी का मतलब है किसी चीज़ को विजुअली दिखाना, जैसे कि डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशंस लाइक ऑफ कॉप्स। ये बहुत ही विविड इमेजरी है, भड़काऊ इमेजरी है, जिससे फिजिकल कंडीशन दर्शाई गई है मदर की कैसी है। नेक्स्ट है सिमली। सिमली के अंदर में इसको स्माइली भी बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन सिमली बोलेंगे इसको हम।
तो इसके अंदर में कंपैरिजन किया जाता है किसी कॉमन चीज़ का। विंड इज एज शार्प एज नाइफ, विंड नाइफ की तरह शार्प है, तो विंड और नाइफ का कंपैरिजन किया गया है शार्पनेस के लिए। तो इसमें वर्ड यूज होते हैं एज, लाइक, सो, इनके जो कंपैरिजन है उसके लिए हम स्माइल का यूज करते हैं। पेल एज विंटर्स लेट मून, हर फेस एशन लाइक डेट ऑफ कॉप्स, इसमें सिम्बली का इस्तेमाल किया गया है। पर्सोनिफिकेशन मतलब सिंबलिज्म, किसी ऐसी चीज़ में जो इंसान नहीं है, इंसानों की खूबी बताई गई। यंग ट्रीज भागते दिखाए गए, तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है, तो स्प्रिंट इंसान करते हैं ना कि पेड़ पौधे। आयरनी, आयरनी का मतलब है कि एक ह्यूमरस चीज़ हुई है बड़ी अपोजिट चीज़ के साथ में। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आयरनी का, समुद्र में व्यक्ति प्यास से मर गया, क्या आयरनी वाली बात है भाई, समुद्र में पानी होता है, मरा किससे, प्यास से। एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हो गया, आयरनी। उसी प्रकार से अंदर से दुखी है, रोना चाह रही है लेकिन करके रही है, स्माइल कर रही है, तो आयरनी है। एलिट्रेशन मतलब स्टार्टिंग का जो लेटर है वो रिपीट हो, जैसे कि सी यू सून अम्मा, तो एस और एस रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है इंजैममेंट, इसके अंदर में लाइन खत्म होने के बाद में कोई कॉमा फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया था, एक कंटिन्यूस रिदम चलता है पोइम लिखते टाइम। तो एक ये जो पोइम है कंप्लीट सेंस में है, कहीं पे बीच में ब्रेक नहीं आया है। इसमें मैं एक मेटाफर आपको और बताता हूँ, मेटाफर याद करिएगा, जो चिल्ड्रन स्पेलिंग है ना वो मेटाफर है, ठीक है, याद करिएगा इसको। नेक्स्ट जो पोइम है कीपिंग क्वाइट, वो मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद के भीतर झांको। दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी अगर आपके सामने है, लेकिन अगर आपने अपने 2 पल शांति से बैठकर सोच लिया कि मुझे क्या करना है, क्या सही है मेरे लिए, दुनियादारी से नहीं खुद से, तो उस समस्या का समाधान आपके भीतर ही मिल जाएगा। पैब्लो नेरूदा ने शांत रहने का, रुकने का नहीं, शांत रहने का बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा तोड़ हमें बताया, और क्या प्रभाव होता है उसका पूरे जीवन पे वो बताया है। पहला क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट इम्फेसिस द नीड ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन द पोइम। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके सामने इसका, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का क्या नीड है, तो पूरी 90% पोइम यहाँ से तैयार। द पोइट अर्जेस, लोगों से, हर किसी से अर्ज करता है शांत रहने के लिए। स्टिल हो जाइए कुछ समय के लिए, हाथ पैर ना मारिए, अपने एक्शंस का रिपरकशन देखिए, रिफ्लेक्शन देखिए। ही बिलीव्स दैट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन विल हेल्प द पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ, इससे आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे, मृत्यु से आपका डर खत्म हो जाएगा। क्यों जन्मे हो उसका वजह मिल जाएगी। लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, पता ही नहीं चलता क्यों आए हैं, क्यों चलेगा, कीड़े मकोड़ों की तरह चले जाएंगे। किसी को कीड़े मकोड़े कहना सही नहीं है, लेकिन खुद लोगों में इस चीज़ का रिग्रेट रहता है कि अपनी लाइफ का ट्रू मीनिंग नहीं जान पाए, मकसद ही नहीं है लाइफ का। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो आए गए, उनके पास कब जिए उसका समय ही नहीं मिला, अपने एक्शंस को समझ ही नहीं पाए, वजह ही नहीं रही भाई क्यों आए थे। किसी की लाइफ में कोई चेंज नहीं ला पाए, अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला पाए, एक जैसा पैटर्न दिन भर जीते रहे। साइलेंस अलाउज फॉर डीपर थिंकिंग, साइलेंस रहने से आप डीपर थिंकिंग कर पाएंगे और इनर पीस को अचीव कर पाएंगे। इससे सभी देश जो वॉर कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कुदरत तबाह कर रहे हैं, वो रुकेंगे और अपने एक्शंस का रिएक्शन देखेंगे। वो कहता है कि आपको ही सजेस्ट कॉन्स्टेंट एक्टिविटी, और जो रश है प्रिवेंट अस फ्रॉम रियलाइजिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, वो हमें असली मकसद नहीं पहचानने देता जिंदगी का। ये जो शांति का जो मोमेंट आएगा, द मोमेंट ऑफ क्वाइटनेस विल हेल्प द ह्यूमैनिटी टू मूव टुवर्ड हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग, इससे पूरी दुनिया, पूरा समुदाय हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ेगा। वाई डज द पोइट आस्क टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए रुकने को क्यों कह रहा है, किस प्रकार की एक्टिविटी है। हमसे कह रहा है कि भाई ब्रेक लीजिए अपने हैक्टिक शेड्यूल और मैकेनिकल लाइफ से, नेचर को हार्म करना बंद कीजिए और अदर लिविंग बींग्स को मारिए मत। अपने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचिए, अपने एक्शंस के जो आप दुष्परिणाम हो रहे हैं उसको जानिए, वॉर्स एंड डिस्ट्रक्शन का क्या असर होता है उसको समझिए। इससे आपको शांति, यूनिटी का एहसास होगा कि आप इस पूरे ह्यूमन रेस का एक पार्ट हैं। इससे टुगेदरनेस, आत्मीयता बढ़ेगी और नेशनल और कल्चरल बाउंड्रीज और बढ़ जाएंगी हमारी। अर्थ हमें कैसे सिखा सकता है भाई, अर्थ ना बिल्कुल चुपचाप कुदरत में रहकर एक समय पर जो चीज़ मरी हुई होती है उसको जीवित कर देता है। द पोइट ड्रॉज द पैरेलल बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड नेचर, कुदरत और इंसानी लाइफ के बीच में पैरेलल दिखाया गया है। अर्थ वैसे तो लगती है कि भाई कोई उसमें एक्टिविटी नहीं है, लाइफलेस है। सर्दियों के टाइम में जो हमें चीज़ मरी हुई दिखती है, ख़त्म दिखती है, स्प्रिंग आते आते ही वो होप और रिन्यू हो जाती है, उसमें उम्मीद बढ़ती है और वो फिर से जीवित हो जाती है। उसी प्रकार से अगर इंसान अपनी एक्टिविटीज़ पे सोचे ना, तो वो खुद को सेल्फ रिन्यूअल कर लेगा, खुद को भी रिन्यू कर लेगा और ट्रांसफॉर्म कर लेगा अच्छे से। पोइट इनकरेज करता है लोगों को कि भाई पेशेंस के साथ काम कीजिए एंड रेजिलियंस फ्रॉम द नेचर। द स्टेटमेंट इन्फोर्सेस द आइडिया दैट साइलेंस एंड स्टिलनेस आर नॉट इक्विवेलेंट, रुकना नहीं है, आपको इनएक्टिव नहीं होना है। मृत्यु से मैं आपको ट्रक नहीं जोड़ना नहीं चाह रहा, ट्रक मीन्स होता है जोड़ना, मैं मृत्यु को एडवोकेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको शांत होने के लिए कह रहा हूँ। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, खुद को रिवाइव कीजिए, ग्रोथ करिए। वाई डज द पोइट ग्लोरीफाई
क्लैरिफाई दैट ही इज़ नॉट एडवोकेटिंग टोटल इनएक्टिविटी। पोइट ने इस बात को क्यों कहा कि वो टोटल इनएक्टिव होने को नहीं कह रहा, वो आपको कंप्लीट आइडल होने को नहीं कह रहा है, न रुक जाने को कह रहा है। ही बिलीव्स इन मीनिंगफुल एक्शन, वो उन एक्शंस को करने को कह रहा है जिसमें वाकई में कोई कारण हो, कोई वजह हो, रेदर देन माइंडलेस एक्टिविटीज़। बस माइंडलेस एक्टिविटीज़ ना करें, अपने काम से थोड़ा ब्रेक लीजिए, खुद को समझिए और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ में फिर से रीस्टार्ट कीजिए। द आइडिया इज टू अचीव बैलेंस इन लाइफ, जिससे आपको लाइफ में बैलेंस मिले, आप पे काम का बोझ ना रहे। स्टिलनेस और साइलेंस शुड बी सीन एज अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, आपको कुछ समय के लिए आपको रियलाइज करवाएंगे, नॉट एज एन एंड ऑफ प्रोसेस। ये आपको कोई प्रोसेस खत्म नहीं कर रहा है, प्रोग्रेस नहीं बंद कर रहा है आपकी, आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ समय रेस्ट कर लीजिए। वॉट मैसेज डज द पोइट कन्वे थ्रू द पोइम कीपिंग क्वाइट, क्या मैसेज देना चाहता है कि भाई हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, कलेक्टिव वेलबींग, सब सारे देश एकजुट होकर साथ में काम करेंगे, कुदरत बचेगी हमारी, डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं जैसे कि वॉर है, इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन है, वो बंद हो जाएगा, और साइलेंस से हम सभी देशवासियों में शांति और हार्मनी आएगी। इससे हम खुद को समझ पाएंगे और मृत्यु का जो हमें हर वक्त डर लगा रहता है उससे हम बच जाएंगे। इसमें जो फिगर्स पीछे पहली है इमेजरी, जो कि फिशरमैन इन द कूल सी एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट, इंसान नमक इकट्ठा करने में लगा हुआ और अपने हर्टेड हैंड्स को नहीं देख रहा है कि कितना खुद को हार्म कर चुका है इस पैसा इकट्ठा करने में। मेटाफर क्या है भाई, प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, सर्व्स एज अ मेटाफर फॉर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन कॉन्ट्रास्टिंग विद द आइडिया ऑफ वॉकिंग इन द शेड डूइंग नथिंग। आयरनी क्या है, प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स पुटिंग अ क्लीन क्लॉथ्स, वो लोग साफ कपड़े पहनेंगे जो एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, मारते धारते रहते हैं, तो बहुत बड़ी आयरनी है, वो लोग साफ कपड़े पहनेंगे जो एक दूसरे को मारते हैं। रिपीटिशन इसमें यूज हुआ है, ठीक है, इसमें वॉज वर्ड का बार बार और फेजेस का इस्तेमाल किया गया, नहीं रिपीटिशन है। सिंबलिज्म मीन्स किसी चीज़ को बोला गया लेकिन किसी और के सिंबल के लिए, यहाँ पे भाई कुछ सेकंड्स के लिए, भाई मेनली इसमें 12 तक की काउंट करने की बात की थी, तो 12 ही क्यों लिया गया, क्योंकि इसमें सिंबलिज्म है, ये जो 12 है 12 महीनों को दर्शाता है पूरे ईयर के। एलिट्रेशन कैसे है, वी विल, वी वुड, तो WW, सडन स्ट्रेंजनेस, एस और एस रिपीट हुआ है तो उसमें रिपीटिशन यानी एलिट्रेशन है। नेक्स्ट पोएम है द थिंग ऑफ ब्यूटी। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन बताऊं, एक लड़की को कंफ्यूजन है कि रोडसाइड स्टैंड जो है वो कैसे थिंग ऑफ ब्यूटी है, तो जॉन कीट्स के थ्रू से लेटर लिखी है। तो जॉन कीट्स ने इस पोएम में ब्यूटी क्या होती है वो बताया है। उसने बताया कि मटेरियलिस्टिक थिंग ब्यूटी नहीं है, स्पिरिचुअल चीज़ है ब्यूटी है, जिसका प्यार, जिसका जॉय हर वक्त बढ़े, उसे खूबसूरत बताया गया है। तो देखिए पहले आंसर कितना परफेक्ट आंसर है, कैसे थिंग ऑफ ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जाए। थिंग ऑफ ब्यूटी का जो सोर्स है वो एटर्नल जॉय है, उससे आपको परम आनंद मिलेगा हर वक्त, वो कभी फेड नहीं होगा, हमेशा फ्रेश रहेगा, हमेशा आपको इससे शांति, खुशी और आप अपनी सैडनेस को ओवरकम कर पाएंगे। जैसे जो कुदरत की ब्यूटी है, सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स, ये हमें कंफर्ट देते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स हमें अपलिफ्ट करती हैं, ह्यूमन स्पिरिट को अपलिफ्ट करती है, हमारे ऊपर से पैल ऑफ नेगेटिविटी, जो नेगेटिविटी का शेल हमारी आत्मा के स्पिरिट के ऊपर है, उसको रिमूव करती हैं। पोइट ने ऐसा क्यों कहा कि सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, क्योंकि ब्यूटी चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, ये एक रेमेडी का काम करती है, एक इलाज का काम करती है दुख, सफरिंग और डिस्पेयर से। ये हमारे ऊपर से पैल यानी कि कवरिंग को हटाती है नेगेटिविटी की, और हमारे मन से सॉरोनेस हटाती है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। नेचर की ब्यूटी जैसे कि साफ झरने, हरी भरी घास, आसपास का जो लश है, कूल शेड जो हमें पेड़ों से मिलती है, हमें आराम देती है। आर्ट, पोइट्री, नॉवल डीड्स, ये भी एवर लास्टिंग जॉय का क्या है, सोर्स है। इट रेजुविनेट्स द सोल, सोल को भर देती है पीस एंड हैप्पीनेस से। वॉट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल ब्यूटी डज द पोइट गिव्स इन द पोएम, क्या क्या सुंदर बताया गया है। सूरज, चांद, पेड़, चाहे कैसे भी हो, बूढ़ा बड़ा कैसा भी हो, सबको सुंदर बताया गया है। डैफोडिल सुंदर बताए गए हैं। स्टीम्स ऑफ क्लियर वाटर सुंदर बताई गई है, जो हमें गर्मियों के समय में बहुत ही ज़्यादा ठंडक पहुंचाती है। ग्रैंडुअर ऑफ द फॉरेस्ट एंड मस्क, अच्छा ग्रैंडुअर फॉरेस्ट और यहाँ पे मस्क रोज का कैसे जोड़ा गया सुनना। ग्रैंडुअर ऑफ डीच एंड फॉर द माइटी डेड, यहाँ पर जो ये लाइन है ना, ये कैसे इंपॉर्टेंट है सुनिएगा। जो लोग हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं, भाई जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी त्याग दी हम लोगों के लिए, उनकी जो मृत्यु है वो भी हमें इंस्पायर करेगी। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान तक देगी, भगत सिंह जैसे लोग, उन लोगों को हमें याद कर कर हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे लोगों की मृत्यु भी महान बताई गई है, जिन्होंने दूसरों के लिए ज़िंदगी जी और दूसरों के लिए ही सूली पे चढ़ गए। वॉट डज द पोइट कनेक्ट ब्यूटी विद ह्यूमन लाइफ, कैसे, हाउ डज द पोइट कनेक्ट, कैसे ब्यूटी को ह्यूमन लाइफ से कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले ब्यूटी एक हीलिंग फोर्स है, जो कि इंसान की सफरिंग और डिसअपॉइंटमेंट से हमें बाहर निकालती है। ये हमें उम्मीद देती है, हिम्मत देती है आगे बढ़ने का, चाहे कितना भी स्ट्रगल चल रहा हो। द लव फॉर ब्यूटीफुल थिंग प्रोवाइड्स रीजन टू लिव, और इन्हीं चीज़ों के कारण से हमें जीने की इच्छा और बढ़ती है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू एस्केप फ्रॉम सैडनेस, इससे हमें सैडनेस से निकल सकते हैं और मेंटल पीस हमें मिलेगी। हमें चार्ली को उसका सजेशन देना चाहिए भाई।
पोइट सजेस्ट करता है कि ब्यूटी सिर्फ कुदरत में नहीं मिलेगी बल्कि अच्छे कामों में मिलेगी, इंस्पायरिंग लेजेंड्स में मिलेगी, हमें ध्यान रखना है। व्हाट मैसेज थिंग ऑफ ब्यूटी क्या मैसेज देती है कि भाई ब्यूटीफुल थिंग एटर्नल है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। इट हेल्प्स ह्यूमन ओवरकम नेगेटिविटी, सफरिंग एंड हार्डशिप्स। आपको बड़े आंसर नहीं हो रहे, ये कर लीजिए। नेचुरल वर्ल्ड भरा हुआ है खूबसूरत चीज़ों से और हमें हमेशा शांति और जॉय देता है। इट प्रोवाइड्स इंस्पिरेशन, कंफर्ट, कनेक्शन टू लाइफ्स डीपर मीनिंग। देखिए हर लाइन में वर्ड्स अलग अलग हैं जिससे आपका मिक्सअप ना दिखे। पोइट ने एम्फेसिस किया है इंपॉर्टेंस ऑफ एप्रिशिएटिंग ब्यूटी टू लीड अ फुलफिलिंग लाइफ। हमें ब्यूटी को एप्रिशिएट करना चाहिए एक पूर्ण रूप से जिंदगी जीने के लिए। पहले में इसका फिगर स्विच है एलिट्रेशन। नोबल नेचर NN, सम शेप SS, स्प्राउटिंग शेडी, सिंपल शीप, कूलिंग कोवर्ट। तो एलिट्रेशन तो इसमें भर भर के है। नेक्स्ट है एनाफोरा। जब एक ही जैसे वर्ड से कोई लाइन शुरू हो अलग अलग उसे एनाफोरा कहते हैं। जैसे ऑफ नोबल नेचर, ऑफ ऑल अनहेल्दी, इसमें दोनों ही ऑफ से शुरू हुई है यानी कि एनाफोरा है। नेक्स्ट है एंटीथीसिस, जिसको ऑक्सीमोरन भी कहा जाता है जब अपोजिट वर्ड साथ में लिखे जाते हैं, जैसे ओल्ड एंड यंग। मेटाफर कहाँ का है भाई? इमोर्टल ड्रिंक्स, अमृत के रूप में बताई गई हैं भाई कुदरत की चीज़ें जो हमारी उम्र और बढ़ा देती हैं। फ्लावरी बैंड्स, जो कि अर्थ, जो कुदरत से जैसे हम जुड़ते हैं तो हमें पृथ्वी से कनेक्ट हो पाते हैं, एक माला में बंध जाते हैं नेचर के साथ में। बोअर क्वाइट, एक शांति भरा बोअर है हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो हमें छांव देता है, जिसमें हम हेल्दी हो जाते हैं और बहुत मीठे सपनों की नींद ले पाते हैं। इन्वर्जन तब यूज करते हैं जब आगे पीछे शब्दों को लिखा जाता है, जैसे वी आर रेथिंग नहीं, आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड। तो आगे पीछे करके रीऑर्डर करके लिखा था उसे इन्वर्जन कहते हैं। और इमेजरी कैसे दर्शाई गई है? बुशेस विद फुल मस्क रोज क्रिएटिंग अ विविल मेंटल पीस। और उसमें लिखा था स्प्रिंकल, स्प्रिंकल यानी कि जैसे कि हरी भरी घास पे छिड़क दिए गए हों गुलाब। तो इस तरीके की इमेजरी इस्तेमाल की गई है। पोरिंग ऑन टू अस, यूज किया गया है कि स्वर्ग से हमारे ऊपर में अमृत पोर किया गया है, तो ये इमेजरी देता है, हमें विविड इमेजरी देता है। स्प्राउटिंग शेडी बूंस, ये कुछ प्रकार की इमेजरीज हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पॉलिटिकल वेटेज भी रखता है प्रॉपर अपनी ये चैप्टर, और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ यानी कि दूसरे के प्रति ह्यूमैनिटी की भावना को भी दर्शाता है। पहला ही क्वेश्चन ताबड़तोड़ क्वेश्चन, क्यों भाई? कई सारे आंसर लिखे जा सकते हैं सिर्फ इसी पॉइंट से। रट्टा मार लीजिए इनको अच्छे से अभी बैठकर। सेंट्रल थीम क्या है पूरी पोएम की बताइए? लग तो रहा है बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आएगा। अरे डायरेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन कई सारे आंसर्स में काम करेगा, इसलिए याद करवा रहा हूँ। पूरे घंटे में रिवीजन है आपका। दिस हाईलाइट द स्ट्रगल ऑफ पुअर। रूरल पीपल के जो गरीब लोग हैं उनका स्ट्रगल दिखाता है, जो अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, बस कहते हैं भाई हमारा सामान खरीद दो, हाथ में बस महसूस करना हो पैसा, जैसा पिक्चरों में वादा करते हैं वैसा मिलेगी नहीं मिलेगी दुनिया में जिंदगी ऐसी। इट रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में डिफरेंस दिखाता है और क्रिटिसाइज करता है उन लोगों को जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। वेल्दी लोग इतने सेल्फिश होते हैं कि उनकी मदद तक नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं विलेजर्स की नीड को। ये डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है जो विलेजर्स को देखना पड़ता है क्योंकि कस्टमर उनको निगलेक्ट करते हैं। ये सोशल इनजस्टिस को दर्शाता है और अंडर प्रिविलेज लोगों को कितनी दिक्कत होती है उसको दर्शाता है। हाउ डज द पोएट पोर्ट्रे द रूरल पीपल इन द रोड साइड? कैसे पोर्ट्रे किया गया? पूरा का पूरा इमेजरी समझिए, ढूंढ के निकाले हुए हैं। पुअर फार्मर्स सेट अप रोड साइड स्टैंड होपिंग टू सेल दियर प्रोडक्ट। दियर स्टैंड इज डिस्क्राइब्ड एज सिंपल, अनअट्रैक्टिव एंड स्ट्रगलिंग फॉर अटेंशन। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, अनअट्रैक्टिव है। विलेजर्स बहुत ही इनोसेंट होप रखते हैं, बस कुछ कमा पाएं रोजी रोटी। दे एक्सपेक्ट पासिंग सिटी पीपल टू स्टॉप। वो चाहते हैं लोग वहाँ रुकें, उनसे सामान खरीदें, लेकिन बहुत लोग इग्नोर करते हैं। कुछ सिर्फ रास्ता पूछ के चले जाते हैं, कुछ सिर्फ रेट पूछ के चले जाते हैं, कुछ अपनी गाड़ी बैक करने के लिए आते हैं, कुछ तो हद कर देते हैं, उनसे पूछते हैं भाई गैस है क्या? तो ऐसा कैसे हो सकता है, इतने गरीब लोग हैं। उनका जो डिसअपॉइंटमेंट है वो रिफ्लेक्ट करता है उनके इकोनॉमिक स्ट्रगल की तरह। हाउ डज पोएट कॉन्ट्रास्ट रूरल पॉवर्टी विद अर्बन प्रॉस्पेरिटी? बढ़िया आंसर है। ग्रामीण गरीबी को और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को अर्बन में कैसे दिखाया गया है? रूरल पीपल लिव्स इन पॉवर्टी स्ट्रगलिंग टू अर्न मनी फॉर इवन ए लिटिल मनी। उनको थोड़ा भी पैसा नहीं मिलता। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं लेकिन आर लेफ्ट हेल्पलेस, लेकिन बेचारे हेल्पलेस रह जाते हैं क्योंकि अर्बन लोगों ने निगलेक्ट करते हैं। सिटी पीपल लिव कंफर्टेबली, लेकिन जो शहर के लोग हैं कंफर्टेबली रहते हैं, लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, उनका ब्रेन आगे लगा हुआ है, रास्ते को एंजॉय नहीं करते, जहाँ जा रहे हैं उसकी जल्दी में रहते हैं। द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिशियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक फॉल प्रोमिसेस, उनसे झूठे वादे करते हैं उनकी ज़िंदगी सुधारने के लिए, लेकिन प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाते, फेल होते हैं। पोएट ने हाईलाइट किया है इनजस्टिस एंड सफरिंग ऑफ रूरल पीपल। भाई गरीब आदमी के जो एक्सप्रेशंस हैं, इमोशंस हैं, पोएट ने कैसे एक्सप्रेस किए हैं? तो पहले तो पोएट ने अपनी बात बताई है कि उसे बहुत सिंपैथी है, जो एक दुख है रूरल पीपल का देखकर। एंगर है, फ्रस्ट्रेटेड है अर्बन एपैथी एंड इंडिफरेंस को देखकर। डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी लाइफ को अपलिफ्ट नहीं कर पा रही हैं।
वो खुद भी हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि वो जो चीज़ मांग रहे हैं वो एक छोटे बच्चे की तरह लॉन्च कर रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रही है। और खुद पोएट भी उनकी एक बार में मदद नहीं कर पा रहा। उसमें लिखा है कि अगले दिन जब मैं होश में आता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ गरीब लोगों की। होपफुल है कि एक ना एक टाइम उनकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म होगी। रोड साइड सेंस से क्या मैसेज मिलता है? इट क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ। It calls for attention to struggle for poor farmers who are often ignored, highlight the failures of promises made by the wealthy and powerful, and encourages society to be more compassionate towards the underprivileged. It suggests that rural people deserve respect, dignity and economic opportunity. इसमें आप पॉलिटिशियन वाला भी आंसर लिख सकते हैं कि भाई जो पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों को सिर्फ अपने फायदे के लिए मदद कर रहे हैं, जितना मतलब एक तरीके से होता है ना, बेनिफिट उनके ऊपर इन्फोर्स कर रहे हैं। जो उनको मदद चाहिए वो तो दे नहीं रहे, बस अपने फायदे के लिए, अपने वोटिंग बैंक्स बनाने के लिए जितना उन्हें लग रहा है कैलकुलेटेड हेल्प कर रहे हैं, सोची समझी मदद कर रहे हैं जिससे अपना फायदा हो जाए। वो भी आंसर इसमें आ सकता है। इसके फिगर ऑफ स्पीच पहला है पर्सोनिफिकेशन। जो रोड साइड स्टैंड है पैथेटिकली प्लीड। अरे भाई इंसान भी मांगते हैं, रोड साइड स्टैंड नहीं मांगता। तो पैथेटिकली प्लीड कौन कर रहा है? रोड साइड स्टैंड। पर्सोनिफिकेशन। सैडनेस को पर्सोनिफाई किया गया है। सैडनेस ल्यूर्स नियर द ओपन विंडो। खिड़की में कौन बैठा हुआ है? सैडनेस बैठी हुई है। अरे खिड़की में इंसान बैठे होते हैं, तो सैडनेस बताई गई है उनके चेहरों पर। मेटाफर है ट्रस्टिंग सोरो। ऑक्सीमोरॉन और एलिट्रेशन, दो अपोजिट वर्ड साथ में है। ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी लालची, गुड डूअर्स अच्छा करने वाले, अपोजिट वर्ड्स। बेनिफिशियंट मदद देने वाले, और बीस्ट ऑफ प्रे यानी शिकारी, तो दोनों अपोजिट वर्ड। एजोनेंट तब होते हैं जब वोवल का साउंड प्रोमिनेंट होता है, ये आप छोड़ सकते हैं। और एलिट्रेशन है पैथेटिकली प्लेड में, ग्रीडी गुड डूअर में, बेनिफिशियंट बीच में। रिपीटिशन है क्योंकि रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल बार बार हुआ है, स्लीप वर्ड का बार बार हुआ और कंट्री का बार बार यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारी पोएम है आन जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रीन रिच। तो पहला डिस्कशन भाई एड्रीन रिच और कमला दास का करवाते हैं। दोनों ने ह्यूमन रिलेशंस को समझाया है। कमला दास का अपनी बेटी के साथ, अपनी मम्मी के साथ में रिलेशन, और इसमें एक आंट का उनके अंकल के साथ रिलेशन जो कि बहुत खराब है। हाउ डज द आन जेनिफर एम्बॉडी कॉन्ट्रास्ट विद द रियल लाइफ। जो उन्होंने टाइगर बनाया है भाई, ऐसा इंसान तो ऐसा जानवर बनाएगा ना जो कि बहुत फ्रेजाइल कमजोर है, बकरी बनाएगा, गाय बनाएगा, लेकिन आन जेनिफर जो पूरी जिंदगी दबकर रही, उन्होंने टाइगर बनाया। अरे इससे पता चलता है उनके अंदर इमोशंस कितने ज़्यादा हैवी थे, ओवरवेल्म थे, जो अब एम्बॉडी के थ्रू निकल रहे हैं। आन जेनिफर के टाइगर बोल्ड हैं, फियरलेस हैं, फ्री हैं, सिंबलाइजिंग अ स्ट्रेंथ एंड इंडिपेंडेंस। एक ही लाइन में परफेक्ट आंसर। लेकिन आन जेनिफर वीक हैं, फ्रेजाइल हैं, बर्डन हैं, ऑप्रेस्ड हैं अपनी शादी से। वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स को अपनी एम्बॉडी के थ्रू दर्शा रही हैं। टाइगर रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसी जिंदगी जो चाहती थी जीना, बिना डर के, बिना रिस्ट्रिक्शन के। इट हाईलाइट्स द थीम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। इसमें जेंडर इनइक्वालिटी दिखाई गई है और फीमेल ऑपरेशन दिखाया गया है। टाइगर क्या सिंबलाइज करता है? कई सारे आंसर चलेंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्ट, आंसर चलेंगे। इट सिंबलाइजेस पावर, कॉन्फिडेंस एंड फ्रीडम। तो देखिए टाइगर्स लिखा है, एक टाइगर की बात नहीं हो रही, कई सारे जो बनाए हैं। अनलाइक आन जेनिफर दे आर नॉट अफ्रेड। वो नहीं डरते इंसानों से, वो बहुत शाही, प्राइड, गर्व के साथ चलते हैं आगे। रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड वेयर वुमेन आर इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग। ऐसी दुनिया दर्शाई गई है जहाँ पे वुमेन इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग है। सर्व एज अ कॉन्ट्रास्ट टू आन जेनिफर सप्रेस्ड एंड फियरफुल लाइफ, जो कि कॉन्ट्रास्ट है आन जेनिफर की लाइफ का। इट सिंबलाइज इनर डिजायर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम सोसाइटल एंड मैरिटल रिस्ट्रिक्शन। शादी के रिस्ट्रिक्शन से हटना और सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स हैं उसको ब्रेक फ्री कर कर अच्छी लाइफ जीना। कैसे आन जेनिफर पोर्ट्रे की गई है पोएम में? शी इज डिपिक्टेड टिमिड, सप्रेस्ड, ट्रैप्ड इन एन अनहैप्पी मैरिज। हर हैंड्स आर डिस्क्राइब टेम्बरिंग। कांपते हुए हाथ दर्शाए गए हैं, डरी हुई हैं, बर्डन के साथ लदी हुई हैं। शी इज डोमिनेटेड, उनका जो पैट्रियार्कल यानी कि जिसमें मेलों को, पुरुष प्रधान समाज जो होता है उससे शी इज डोमिनेटेड, एंड उनके पास कोई आज़ादी नहीं है। इवन आफ्टर अ डेथ, मृत्यु के बाद भी उनके जो डरे हुए हाथ थे स्टिल रिफ्लेक्ट द ऑपरेशन शी फेस्ड। वो भी दर्शाते हैं कितना उन्हें झेलना पड़ा है। रिप्रेजेंट कई सारी औरतें साइलेंस में सब कुछ झेलती रहती हैं, समाज का प्रेशर भी। ये जो मैसिव वेट और अंकल वेडिंग बैंड है, ये क्या दर्शाता है? तो देखिए वो वेडिंग वाले पोर्शन का पूरा आंसर इन्हीं पॉइंट से तैयार हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं लिखना आपको। वेडिंग बैंड सिंबलाइजेज द बर्डन एंड कॉन्स्ट्रेंट ऑफ आवर मैरिज। शादी की जो दिक्कतें थी उसको दर्शाता है। रिप्रेजेंट मेल डोमिनेंस एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन प्लेस्ड ऑन वुमेन, कि औरतों पे कितनी उम्मीदें रखी जाती हैं। मैसिव वेट का यह मतलब है उनकी जो मैरिज थी वॉज नॉट ए सोर्स ऑफ जॉय। उनके लिए कोई आनंद का सोर्स नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी बहुत हैवी। सजेस्ट करता है कि वो फंसी हुई हैं ऑपरेसिव सिस्टम के अंदर में, उनके पास कोई आज़ादी, ऑटोनॉमी नहीं थी। दर्शाता है कि कैसे मैरिज इंस्टेड ऑफ ओवरपावरिंग हर, उनको ओवरपावर करने के बजाय उनको एक बिकेम अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल, उनके ऊपर एक कंट्रोल बन के रह गई। क्या मैसेज पोइट ने दिया है आन जेनिफर के थ्रू? शी क्रिटिसाइजेस जेंडर इनइक्वालिटी एंड पैट्रियार्कल ऑपरेशन।
पुरुष प्रधान को अप्रेस किया है, जेंडर इनइक्वालिटी को अप्रेस किया है। इट हाईलाइट्स हाउ विमेन डिजायर्स एंड ड्रीम्स आर ऑफ्टन सरप्राइज, कि कैसे औरतों के सपनों को, उनके डिजायर को दबा दिया जाता है। सजेस्ट दैट आर्ट, लेकिन जो आर्ट है वो है मीडियम उनके एक्सप्रेशन का, सरप्राइज इमोशन का। भाई उन्होंने अपनी आर्ट के थ्रू दर्शाया कितनी बेचारी पीड़ित थी जिंदगी से। दिस शोज हाउ वुमेन इन रिस्ट्रिक्टिव मैरिज लिव्ड अंडर लाइफ लॉन्ग ऑपरेशन, के सालों तक उन्होंने जीवन भर इतना कुछ झेला। इट्स एंड विद होप, ये उम्मीद के साथ जाता है कि आन जेनिफर का जो टाइगर है, स्पिरिट है, वो उन टाइगर्स के रूप में जीती रहेगी, सिंबलाइजिंग रेजिलियंस। क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच है? पहला है इमेजरी। क्या क्या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है? टाइगर को ब्राइट टोपैज, डेनिजन मतलब रहने वाले, टोपैज मतलब येलो कलर का रत्न, जिससे एम्ब्रॉयडरी करके टाइगर बनाए गए। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन दुनिया में इमेजरी यूज की गई है। द टाइगर इन द पेनल शी मेड। मेटाफर क्या है? याद कीजिए, द पोइट हैज यूज ब्राइट टोपैज वाइब्रेंट कलर के लिए, तो मेटाफर है। एलिट्रेशन में शिवलिक, सर्टेनिटी, सी आया है, बार बार रिपीट होगा। स्टार्टिंग का लेटर तो फ्लटरिंग फिंगर्स, एफ और एफ आया है। प्रांसिंग प्राउड, पी आया है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स में प्रोमिनेंट वर्ड अगर कॉन्सोनेंट रहे ए आई यू के अलावा तो फिर कॉन्सोनेंट्स है। अजोनेंस में वॉवल प्रोमिनेंट होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनाफोरा है क्योंकि इट इज अ रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड दैट स्टार्ट विद 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। दे दोनों में स्टार्टिंग में यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन में सिट, द पोइट हैज पर्सोनिफाइड रिंग, रिंग को क्या बोला गया? बैठी हुई, सिट ऑन हर हैंड, तो रिंग नहीं बैठती, इंसान बैठते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबोल मतलब बड़ा चढ़ाकर बोल लेना। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अरे वेडिंग बैंड अंगूठी कितनी भारी होती है, लेकिन बड़ा चढ़ा के बोला गया। वो उस भार की बात नहीं कर रही जो उसके मटेरियल में है, उस भार की बात कर रही है जो उनकी जिंदगी के ऊपर है। यहाँ पे पैराडॉक्स कैसे है? भाई ऐसी औरत जिसकी उंगलियां कांप रही हैं, लेकिन वो बना क्या रही है? जिसमें बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी चाहिए, हाथ हिलना ही चाहिए, लेकिन वो खुद हाथ कांप रही है। एक और पैराडॉक्स है, आन जेनिफर खुद तो बहुत फियर है, वीकनेस है, लेकिन जो टाइगर बना रही है वो फियरलेस होते हैं, प्राइड होते हैं। तो कई सारे इसमें पैराडॉक्स हैं। आई होप आपको सभी आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपने मेरे साथ साथ उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।